नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर मार्केट की मुहूर्त ट्रेडिंग की इस खास कवरेज में मेरे साथ आशीष भी मौजूद हैं। आशीष, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। और अब से थोड़ी देर यानी कि शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जिसके लिए सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम तैयार है। कमज़ोर अर्निंग्स, वैल्यूएशंस की चिंताएं और एफआईएस की बिकवाली, ये सब बातें होती रहेंगी। इनको पीछे छोड़कर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग पर संवत 2081 की धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद कर रहा है। अगले 1.5 घंटे तक हम ना सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा एक्शन कवर करेंगे, बल्कि संवत 2081 में शानदार कमाई के लिए आपको बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज़ भी बताएंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल सीएनबीसी आवाज पर मौजूद होगा। हमारे साथ होंगे बीएससी मेंबर रमेश दमानी, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान, प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा और मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी। वहीं टेक्निकल कॉल्स बताने के लिए प्रकाश गाबा, चंदन तापड़िया, रचना वैद और मानस जायसवाल भी मौजूद होंगे। चलिए, मेरी तरफ से आप लोगों को भी दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। आज की प्रोग्रामिंग की शुरुआत करूं, मेरे ख्याल से सबके जहन में दो इंपॉर्टेंट सवाल, एक हिस्ट्री और एक फ्यूचर रिलेटेड। बिल्कुल। तो पहले तो ये जो बीता संवत, ध्यान रखिएगा आप, हम नए संवत में उतरने वाले हैं 2081। तो बीता था 2080, शेयर मार्केट्स के लिए कैसा रहा? बहुत ही शानदार साल रहा आशीष ये, और जिसमें कि पिछले 1 महीने में हमने ब्रूटल करेक्शन देखी है। उसके बावजूद, मतलब अगर ये पिछले महीने तक का डेटा देखते तो और भी शानदार रहता। लेकिन देखिए क्या शानदार साल रहा बाजार के लिए। संवत 2080 में आपको इंडेक्स ने, जी हाँ, लार्ज कैप इंडेक्स ने आपको 24% के रिटर्न्स दिए। 24% रिटर्न्स कहने को आपको छोटे लगते होंगे, लेकिन अगर 24% रिटर्न्स पर आप कंपाउंड कर लें तो ऑलमोस्ट 3.5 साल में आपका पैसा डबल, इस तरीके के रिटर्न्स आप बना सकते हैं। और मिड कैप में 37.5% के रिटर्न्स और स्मॉल कैप में 36% के रिटर्न्स। मतलब इस तरीके के गेंस रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब आप सोचिए, आपने कुछ नहीं किया, एक सिंपल इंडेक्स फंड लेके पैसा डाल दिया मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो बहुत पैसा बना। इस साल मार्केट ने आपको, मेरे ख्याल से आज तक किसी संवत ने आपको इतने मल्टी बैगर्स नहीं दिए होंगे एक ही साल में जो मार्केट ने इस साल दिए। ऑटो, आईटी, फार्मा, बम्पर रिटर्न्स यहाँ पर बने। रियल एस्टेट, पीएसयू इंडिसेस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स बने। देखिए वो टेबल में दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी की बात तुमने कर ली 25%, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा कम बना 19%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए 37% और 36% रिटर्न्स बने। उसके अलावा इंडेक्स स्टॉक्स देखिए आप, हालांकि इनमें से एक स्टॉक तो अभी भी ऐड हुआ है, 2 स्टॉक्स जो टॉप के 2 स्टॉक्स है वो नॉर्मली होता है। ट्रेंड 197%, बीएल 103%, लेकिन उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे उनमें भी बजाज ऑटो, M&M, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स रहे। मिड कैप में देखिए कितने शानदार रिटर्न्स रहे, और मैं सिर्फ अपने आप को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में रख रहा हूँ। तो इरिडा, डिक्सन, OFSS, हुडको, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार रिटर्न्स रहे। और इस साल जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि FI ने बेचा लेकिन DIs ने उससे ज़्यादा खरीदा। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इस साल जो मार्केट थी वो पूरी की पूरी DIs के पैसे से, यानी कि आपके और हमारे पैसे से, हमारे व्यूअर्स के पैसे से। इस साल का किंग था हमारा व्यूअर, और हमारे व्यूअर्स ने इस मार्केट को ना सिर्फ चलाया बल्कि उस समय संभाला जब FIs इस मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे थे। तो उस हिसाब से ये साल ना सिर्फ एक रिटर्न्स के लिए जानदार साल था, ये साल मार्केट के लिए एक ऐसा साल था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। देखिए इस साल में 2 ऐसे दिन आए थे जिसमें ऐसा लगा कि अभी मार्केट की स्टोरी पर शायद थोड़े ब्रेक लग रहे हैं। पहला, जब इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तो आपने देखा था किस तरीके से मार्केट एक दिन में 2-2.5 हज़ार पॉइंट निफ्टी पर गिर गया था। उस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने 21,000 करोड़ की बाइंग की थी। हम पहली तो बात तो हम SIP पर 20-21 हज़ार करोड़ पर पहुंच गए थे। उस दिन सिंगल डे में 21,000 करोड़ की बाइंग हुई थी।
हम ना कई बार भूल जाते हैं इन चीज़ों को, जब मार्केट में मूड माहौल ख़राब हो, जैसा कि इस समय मूड माहौल ख़राब हो, कि हमने ऐसे ख़राब टाइम भी देखा और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी पेशेंस बना के रखी है। दूसरा था बजट वाला दिन, जब बजट वाले दिन भी मार्केट में कई स्टॉक्स में जब वो कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया गया था, बहुत लोगों ने कहा था कि अगर आपने कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया तो मार्केट बस यहीं रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई। तो मेरे लिए इस साल की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी वो थी ना सिर्फ मार्केट ने जो रिटर्न्स जनरेट करे वो, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर का, जिसे कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। और बाजार के सारे ज्ञानी कहते थे फ्रेंजी, हाँ, और रिटेल ही सही पड़ा दरअसल इस बाजार में। 24% के संवत में रिटर्न्स, और अगर वो 27 सितंबर के हाई से देख लेते तो एक्चुअली 35% के रिटर्न्स थे। वो तो आखिरी में जाते आते 8% के आसपास करेक्ट कर गया, तो थोड़े बहुत रिटर्न्स ठंडे पड़े, और ठंडे पड़ने के बावजूद भी 24%। सिर्फ एक मीडिया सेक्टर ठंडा रहा, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स सब तेजी में थी। सब जगह आपने देखा हरियाली के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। 14% से 75% सेक्टोरल रिटर्न्स थे, मीडिया को छोड़ के। यह है पिछला संवत आपके लिए। पर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो अब नए संवत पे आज हम दस्तक देने जा रहे हैं 2081, कैसा रहने वाला है? क्योंकि इस संवत के आने से पहले मेरे ख्याल से लंबे समय बाद इस तरह का वाकई झटका, और काफी समय से वो झटका लगे चले जा रहा है। तो नए संवत के आने से पहले जो आहट आई है वो थोड़ी गड़बड़ाई है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नया साल रहेगा कैसा है। देखिए मार्केट में सब होता रहेगा आशीष। मेरा ये मानना है कि संवत 2081 अच्छा था, संवत 2081 भी अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जो रिटर्न्स आपने पिछले साल कमाए मार्केट आपको वही रिटर्न्स कमा के दे तभी आप कहें कि साल अच्छा है। मतलब अगर एक बैट्समैन ने एक इनिंग्स में 200 मारे, उसके बाद अगली इनिंग में वो 150 मारे, तो अगली इनिंग में वो फेल नहीं हुआ है। भाई 200 हर मैच में नहीं बना सकते ना आप, तो 150 बना लेंगे तो भी चलेगा। देखिए अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें, ये चीज़ मैं इस बार शुरू से कह रहा हूँ। अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें और एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जैसे ऐसे ही अपना एक पोर्टफोलियो देख रहा था। मैंने कुछ सालों पहले एक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया हुआ था। मैंने देखा उसमें 72% रिटर्न्स बन गए हैं। कभी मतलब मुड़ के देखा नहीं था मैंने कि उसमें पैसा डाला भी हुआ था मैंने, वो बाई चांस डाल दिया था एक बार, तो उसको देखा तो वो 72% रिटर्न्स उसमें बन गए। मैंने देखा मेरे निफ्टी के ETF में कितने बने, उसमें भी उतने ही बने थे। मैं कहा फिर मतलब क्या बात हुई इसमें, जो बैठे बैठे पैसा बन गया गोल्ड में। तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें, ये सबसे ज़रूरी होगा। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली चीज़ तो जो मैंने लगातार कही है कि डिप और सिप उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैं अक्टूबर का डेटा देखना चाहूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर उस डेटा में कोई चेंज ना हो और उल्टा बल्कि लोगों का सिप अमाउंट बढ़ गया हो अगर, तो वो डेटा मैं देखना चाहूँगा। अच्छे शेयर्स में हर गिरावट पर ऐड करें और किसी भी हालत में अपनी SIP को ना रोकें। अक्टूबर जैसे महीने आते रहेंगे मार्केट में। कैलेंडर बदला है, मतलब महीना बदला है, मार्केट भी बदलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लंबा सोचिए, वेल्थ बनाने पर सोचिए। दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो गई है, काफ़ी हद तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप जब हम 21 नवंबर से जब वो वीकली एक्सपायरी का वो सब बंद ही हो जाएगा, खेल बंद हो जाएगा। उसके बाद से ट्रेडिंग खराब नहीं है, लेकिन अपनी ट्रेडिंग बुक को ना अपने पूरी कैपिटल का 10% तक रखें, उससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। 10% भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 10% तक रखें। और मोमेंटम के पीछे किसी भी भाव पर इस साल पैसा बना, बाय एट एनी प्राइस, हो जाता है ना बाप इन्वेस्टिंग उसमें। और इस साल पैसा बनेगा मुझे क्वालिटी स्टॉक्स को लेने पर अच्छे प्राइस पर, ठीक है। तो खराब शेयरों, और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में एवरेजिंग करें, खराब शेयरों में बिल्कुल एवरेजिंग ना करें। और खराब शेयरों को भले ही जल्दी बेचें, लेकिन अच्छे शेयरों को जल्दी बेचने की गलती ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आशीष काम करते हैं, अब हमारे गेस्ट जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आनंद राठी जी जुड़ रहे हैं, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन। राठी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या लग रहा है आपको इस नए संवत की शुरुआत पर? राठी साहब शायद आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, सर्वप्रथम तो पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी खूब शुभकामनाएं। पिछला वर्ष बहुत अच्छा रहा, यूं देखे तो ओवरऑल, जैसा आप कह भी रहे थे अभी। ऊपर जाके नीचे आता तो थोड़ा कष्ट होता है कि इतना ऊपर जाके फिर थोड़ा गिर गया,
परंतु अगर 24% की ग्रोथ अगर आई निफ्टी में, विच इज़ आई थिंक एक्सेलेंट ग्रोथ बाय एनी स्टैंडर्ड, तो अच्छा है। आने वाले साल भी मेरा मानना है कि देखिए इकोनॉमी की जो स्थिति है, अच्छी स्थिति है। पिछले पहले 6 महीने में थोड़ा सा असर आया क्योंकि इलेक्शन के कारण थोड़ा इन्वेस्टमेंट रुक गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो अब तेजी से वो काम हो रहा है, और जैसे आरबीआई ने कहा है, आईएमएफ सब ने कहा है कि 7 से 7.5% के बीच की जीडीपी ग्रोथ आएगी। इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, तो सभी मेरे को लगता है कि भाई ये साल भी जो है अच्छा रहेगा। अ, जरूरी नहीं है कि वो पिछले साल की तरह रिटर्न दे, परंतु 10-15% का रिटर्न डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ये साल भी देगा। 10-15% के रिटर्न्स बुरे नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर था कि बीता संवत बहुत एक्सेप्शनल रहा, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। ऐसे में कैलकुलेट कर रहा था, लास्ट संवत में 242 ट्रेडिंग सेशंस थे। टीम ने बताया 78 ट्रेडिंग सेशंस वो थे जब हम हाई जड़ रहे थे। इस तरह का मूड माहौल बन गया था। तो थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को थाम के रखना है। 10-15% के रियलिस्टिक रिटर्न्स आप एंटिसिपेट करें। और राठी सर, जी। जैसे अभी अनुज मेंशन भी कर रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस था। अब इस नए साल में जब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मॉडेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या तड़का ऐसा है कि लार्ज कैप्स की तरफ आप लोग ज्यादा शिफ्ट करोगे? वैसे आपको मेरी तरफ से भी शुभ दीपावली सर। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, ऐसा है कि देखिए लार्ज कैप हमेशा ऑब्वियसली जब भी तकलीफ आती है तो लार्ज कैप जरा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। पर मेरा मानना आज भी इसका स्मॉल कैप में भी स्कोप है। हालांकि बहुत लास्ट साल में वृद्धि हुई है, परंतु बहुत स्मॉल कैप आप देख रहे हैं कि अच्छे परफॉर्मेंस हो रही है। ओवरऑल भी जो है परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स की अच्छी है। मिड कैप थोड़े ओवर वैल्यूड ऐसे लग रहे थे, परंतु इनमें भी जो करेक्शन इतना आया है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है स्मॉल कैप लार्ज कैप शायद अच्छे रहे मिड कैप से थोड़े, परंतु ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है सभी जगह थोड़ी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। राठी सर, जो सबसे बड़ी थीम रही पिछले साल वो थी एक्चुअली जिस फील्ड में आप हैं, जी। मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। आपका खुद का स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, जी। लेकिन उसके अलावा सारे ब्रोकर्स, बीएसई का शेयर, सीडीएसएल का शेयर। तो दो सवाल, एक तो इस थीम में आगे क्या, और इस साल की सबसे बड़ी थीम आपके हिसाब से क्या रहेगी? देखिए मेरा मानना है बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जनरली या एनबीएफसीज हैं, वो अच्छी रहेंगी, क्योंकि जब मैं डिमांड फॉर मनी इज क्वाइट लॉट। आप देख रहे हैं कि भाई आज भी बैंकों के पास अब फंड जो हैं इतना सरप्लस नहीं है, उनके डिपॉजिट्स बढ़ नहीं रहे हैं तेजी से जितना उनके क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। इसलिए एनबीएफसीज भी अच्छा करेंगी। बैंक्स के और बाकी जगह एनबीएफसी में जब भी इंटरेस्ट रेट में कमी होती है, तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर हैं वो अच्छा करते हैं। उनकी जो भी लैंडिंग है वो थोड़ी हाई रेट की लैंडिंग रहती है, कॉस्ट धीरे-धीरे कम होती है। तो इसलिए एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज वो बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरा मेरा मानना है अगर एक सेक्टर अच्छा रहेगा तो एफएमसीजी, वो जो है वो कई सालों में पीछे इतना नहीं कर रहा था, पर अब जो जैसे डिमांड रूरल डिमांड आने लगी है, तो एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात तो खैर है ही, अच्छा कर ही रहा है और अच्छा ही करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये 2-3 सेक्टर मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली अच्छे करेंगे, परंतु जब इकोनॉमी अच्छी करती है ना अनुज, तो मेरा मानना है सारे सभी सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स हैं जो करे अच्छे से करेंगे। जो जो राठी सर ने बात की ना, एक मैं आपको बताऊं, जीएसटी का डेटा आया था अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था रास्ते में, आशीष, एक हाई बेस पर 8% हायर जीएसटी का डेटा आया। और मतलब ये अपने आप में एक आपको बता रहा है कि किस तरीके का मार्केट यहाँ पर, मतलब किस तरीके की इकोनॉमी है हमारी। क्योंकि एक तो हम सिर्फ स्टॉक्स की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके का जीएसटी कलेक्शन है 1.87 लाख करोड़ का, मतलब अब हम ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। जब 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था तो हमने कितने सेलिब्रेशन किए थे? 2 लाख करोड़ क्रॉस करने वाले हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल 9% का उछाल। और इवन ईयर टिल डेट इस फाइनेंशियल ईयर में 9.5% जीएसटी कलेक्शंस इंप्रूव होते हुए ईयर ऑन ईयर ये है। तो मोटा मोटी राठी सर एक समय बीएससी के चेयरमैन भी थे। दलाल स्ट्रीट पर रोशनी नए संवत में भी जस की तस बनी रहेगी, ऐसा मानू ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, रोशनी बनी रहेगी। मार्केट पे और इन्वेस्टर्स पे भी ये दिवाली की रोशनी अच्छी रहेगी।
राइट, चलिए राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, और फिर से आपको खूब शुभकामनाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। जरा एक बार विंडो रखिए। प्रकाश दीवान जी जुड़े हैं हमारे साथ, आई थिंक रचना जी भी जुड़ी हैं, और हाँ, मानस जायसवाल जुड़े हैं, गावा सर हैं। गावा सर जुड़े हैं। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश दीवान जी, कैसा फील कर रहे हैं संवत पर, और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें इस साल? थैंक यू अनुज, आपको आशीष को, सारे पैनल को, हमारे दर्शकों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। बट ये जब जंक्चर में हम आते हैं हर साल तब ऑनेस्टली एक एक व्यू बनता है पीछे के एक साल को देख के। अब वो पिछला एक साल इस बार अगर हम देखें, आकलन करें, बड़ा मजबूत गया है, बड़ा रिवॉर्डिंग गया है। हमने इतनी सब उतार चढ़ाव वाली जो फेजेस हैं उनको झेला, उसमें से पार हुए। तो हमेशा एक हिम्मत, एक एक वो बनता है कि निश्चित होके इन्वेस्ट करते रहिए, पैसा बनेगा। तो वो तो कोई चेंज नहीं है वहां पे। उल्टा जो निश्चय आपने किया है कि भाई, जैसे आप बता रहे थे कि एसआईपी ना रोकिए कोई भी हालत में, वो एक बहुत वेल एस्टैब्लिश, वेल एक्सेप्टेड फैक्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी इकोनॉमी और मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप के नजरअंदाज रखते हुए कि हम लोग कहाँ पहुंचे। और उसमें अगर आप देखें तो बहुत एक मेजर चेंज आने वाला है यूएस इलेक्शंस के बाद। यूएस इलेक्शन का आउटकम क्या आता है अगले हफ्ते आ जाएगा, और उसके बाद जो पॉलिसीज आनी है, जो काउंटर पॉलिसीज आनी है, चाइना का बिहेवियर आना है, वॉर्स का क्या होगा, तो वॉर से कमोडिटी पे क्या असर होगी, कमोडिटी से इन्फ्लेशन पे क्या असर होगी, और इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स पे क्या असर होगी, ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा आने वाली है। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा एंग्जाइटी प्रोन रह सकता है मार्केट, तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि ट्रिगर्स है, और वो भी फर्स्ट हाफ तक स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर आपको ये निवेश करना है बड़े पैमाने पे, तो आपको डिप्स मिलेंगे जो पिछले साल पूरी तरह से नहीं मिल पाए थे या बहुत शॉर्ट लिव्ड थे। तो मुझे लगता है इस बार फेज थोड़ा सा आपका 4-5 महीने का सॉफ्टनेस का रहेगा। उसमें आप कैपिटल एलोकेशन इत्मीनान से कर सकते हैं। बट आई थिंक इंडियन इकोनॉमी और सेक्टर्स और कंपनी, जैसे राठी साहब भी कह रहे थे कि हर सेक्टर में विनर्स हैं आपके पास। थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, एफर्ट ज्यादा लगेगा इस साल, और हम हर साल यही चीज बोलते हैं और दोहराते रहते हैं, लेकिन जेन्युइनली थोड़ा सा मार्केट इस अगले 4 महीने काफी टिमल्टस, मतलब काफी वॉलेटाइल रह सकता है, न्यूज फ्लो बहुत इंटेंस रह सकता है। तो थोड़ा घबराहट वाला माहौल बन भी सकता है। तो उस हिसाब से दृढ़ रह के करना है इन्वेस्ट, बट आई एम श्योर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग रह सकता है। ना, बिल्कुल ठीक है। तो पिछले संवत शायद वो मीनिंगफुल डिप्स आए नहीं, बेहतरीन मौके पैसा डिप्लॉय करने के नहीं मिले थे। इस नए संवत में हो सकता है थोड़ी घबराहट आए ऐसे मौके हों, लेकिन उन मौकों को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट करना, बढ़िया क्वालिटी में पैसा डिप्लॉय करने के लिए। हाँ, विनर्स ढूंढने के लिए एफर्ट लगेंगे, और वो एफर्ट्स अपन नहीं, ये पैनल लगाएगा। कुछ देर में बातचीत करूंगा इन सबसे। एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो प्री मार्केट देखेंगे किस तरह का मूड बन रहा है। आज का मुहूर्त का कंटिन्यूस सेशन ध्यान रखिएगा, शाम 6 से लेकर 7 बजे का है, 1 घंटे का वो सेशन। ब्रेक के उस पर लौट रहे हैं। चलिए भाई, मुहूर्त सेशन की जो शाम 6 बजे शुरू होने वाला है, अब से कुछ ही देर बाद, उसकी तैयारी इस समय चलती हुई, पैनल रेडी है। लेकिन आज का सेटअप डिस्कस कर लें। हमने बीते संवत की, आने वाले संवत की चर्चा कर डाली, और आज का दिन कैसा लग रहा है सेटअप? बिल्कुल, देखिए सेटअप में ये थोड़ा आज के लिए भी है और मंडे के लिए भी है। रोल ओवर हुआ है निफ्टी में 73%, कल एक्सपायरी थी ऑब्वियसली, और 3 महीने का एवरेज भी 75% है। बैंक निफ्टी में रोल ओवर आशीष 69% हुआ, 3 महीने की एवरेज करीब करीब 70% है। कल फिर एफआईएस ने बेचा है बड़ा अमाउंट, 5,800 करोड़ एफआईएस ने बेचा है, 3,500 करोड़ उसके सामने डीआईएस ने खरीदा है। और अक्टूबर खत्म हुआ फाइनली, और इतिहास की सबसे बड़ी सेलिंग के साथ खत्म हुआ, 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई। और इंडेक्स फ्यूचर्स में बेच दिया इन्होंने, लेकिन खैर इंडेक्स फ्यूचर्स में जो सेलिंग है वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक्सपायरी रिलेटेड हो, क्योंकि निफ्टी में करीब 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई, बैंक निफ्टी में 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की 22% के लॉन्ग पोजीशंस के साथ और 1,53,000 शॉर्ट पोजीशन के साथ। ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। 6 जून के बाद हम लोवेस्ट
लॉन्ग पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सिर्फ 61,000 शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, 2,14,000 शॉर्ट हैं, 22% नेट लॉन्ग। नॉर्मली जब भी मार्केट इस तरीके से ओवरसोल्ड होता है, मार्केट में बड़ी रैली आती है। और एक और चीज़, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बहुत शानदार नंबर्स आए थे ऑटो सेल्स के। और मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ऑटो सेल्स से ज़्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम इमीडिएट डेटा होता है और इकोनॉमी की पल्स बताता है। तो प्री ओपन में देख लेते हैं M&M किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आज का स्टॉक टू वॉच मेरे हिसाब से होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक बार देख लेते हैं स्टॉक को प्री ओपन में। ये 5.5%। वैसे सारे ऑटो सेल्स नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए, और खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा चमकता हुआ उसमें। ऑटो सेल से कोई कंप्लेंट नहीं, एक एक करके अभी सारे डेटा पे आ भी जाएंगे उसके। कल एक्सपायरी हुई, आज से नई सीरीज शुरू होगी, मंडे से माने आज से आज से नई सीरीज आज से शुरू हुई है। मुहूर्त से नई सीरीज का आगाज होता हुआ, मुहूर्त भी है, नई सीरीज का आगाज भी है। दिक्कत एक ही है, वैसे टेक्निकली मुहूर्त खत्म हो चुका है, उसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत हो रही है। तो अगर मार्केट में कुछ भी खराब हो तो एक्सचेंजेस को ब्लेम करिएगा, हमको नहीं। मुहूर्त खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक है। अब चलिए आज के सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स चुन के लाए। ये लोग खुद भी मुहूर्त में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुनाफा बांध लेना चाहिए पुराने स्टॉक्स में से, पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एक बढ़िया सा मुहूर्त के दिन ट्रेड पंच करके जाते हैं। आपके बिलीफ क्या है? नहीं, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें क्यों चेंज करने का। मैं बहुत ट्रेडिशनल आदमी हूँ और करना चाहिए। अगर आपका व्यू बेरिश है ना, तो पुट ले जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन अच्छा क्वालिटी का कोई स्टॉक लेके मेरे ख्याल से रख दें उसको, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, गाबा सर, आज के आप वैसे आप सबको एक बार फिर से शुभ दीपावली। गाबा सर, एक कोई बढ़िया सा मुहूर्त का ट्रेड पंच करने का मन बनाया होगा आपने, बताओगे कि हमको कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपका मैंने लॉन्ग शॉट देखा, स्टूडियो बहुत ही अच्छा लगा था। दिवाली के लिए हमने नया स्टूडियो खड़ा करा, महाराजा की तरह, राजा महाराजा की तरह। ये दीपावली के लिए हमने नया स्टूडियो खड़ा करा है। आप आए क्यों नहीं आज स्टूडियो? मुझे बोलते तो मैं 100% आ जाता हॉनेस्टली, लेकिन बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है। लॉन्ग शॉट इज ब्यूटीफुल। दिल, हृदय से या दिल से, दोनों में क्या फर्क है मुझे पता नहीं, लेकिन खुशी हो रही है आज देखकर। हार्ट का फर्क है दोनों में। अच्छा, गौतम पिक आज की देखिए, ये एग्रेसिव कॉल है मेरे लिए, बाई सिग्नल नहीं है, लेकिन वो जो लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो होना चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और अच्छे दाम पे मिल रहा है, वो है इंडसइंड बैंक। 1055 का दाम है अभी। वो देखिएगा स्ट्रक्चर वीक है, 5 दिन से वहीं पर लो देखा, 4-5 दिन से लो लगता है यहाँ पर सस्टेन रुका। क्यों है? क्योंकि 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल। मुझे नहीं लगता वो तोड़ेगा, यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर तोड़ भी चला जाएगा तो 800 आएगा। अगर आपका नजरिया आज का और नेक्स्ट ईयर का है और मुहूर्त के लिए ट्रेडिंग लेना है, तो लेना चाहिए इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक बिल्कुल गाबा सर के पोर्टफोलियो में है और गाबा सर की तरफ से पिक आई। रचना जी, शुभ दीपावली। रचना जी, संवत पिक। जी, शुभ दीपावली आप सबको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और इस वक्त के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से जो पिक है और जो आने वाले साल भी चल सकती है, ऐसी एक तो पिक हमने कल डिस्कस करी थी। अभी के लिए मेरे लिए तरफ से ओबरॉय रियल्टी रहेगी। ओबरॉय रियल्टी के अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है और रियल्टी एज अ सेक्टर भी ठीक ठाक कर रहा है। और आने वाले संवत के हिसाब से भी सेक्टरल चार्ट्स देखें तो उसमें है यहाँ पॉसिबिलिटी फर्दर अपसाइड की। तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए मुहूर्त के लिए देख रहे हैं तो 1940 के आसपास एसएल लगा के यहाँ पे 2000 के टारगेट के लिए नवंबर में खेल सकते हैं। और बाकी अगर यहाँ पे पोजिशनली आप बना के रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो 2100 एंड 2200 के टारगेट्स हमें अगली दिवाली तक देखने की उम्मीद है। बढ़िया है। ये है आज की रचना जी की संवत पिक आपके लिए। मानस, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली। रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड इवनिंग आशीष जी, और आप सभी लोग को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, एक स्टॉक अगर हमें खरीदना है 1 साल के लिए, 1 साल के हिसाब से चले, तो आई थिंक फेडरल बैंक एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आने को तैयार है। मेरे ख्याल से फेडरल बैंक में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 179 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, कम से कम 250 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये इस समय मानस के पिक तो ये आज की पिक्स पूरी हुई।
प्रकाश दीवान जी, आपके रेडार पर दिवाली पिक्स अगर चुननी हो, कोई 2-3 अच्छे मिड और स्मॉल कैप आइडियाज तो कौन से होंगे? अनुज, जैसे मैंने कहा, मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे ढूंढने का हो चुका है। तो मैंने, लेकिन इस लेवल पे भी अगर कोई एक चीज पे दाव लगाना है अच्छी खासे एलोकेशन के साथ, तो उसमें मेटल स्पेस में से ढूंढा है, वो है नाल्को। मैं आपको इसका तर्क बताता हूँ। ये है कि पिछले 3 महीने में बहुत ड्रामेटिकली नॉन फेरस मेटल्स में डिमांड सप्लाई जो है वो एक शिफ्ट हुआ है वहां पे। और खास करके एल्यूमिनियम साइड में जो एल्यूमिना की शॉर्टेज है, और चाइना में एल्यूमिना बनता नहीं है, मतलब प्रोक्योरमेंट वहाँ है नहीं, तो वो बाहर से ही आता है। तो जो इश्यूज चाइना में अब हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, सप्लाई नहीं मिल रही है उनको एल्यूमिना की, और उसकी वजह से उत्पादन में भी इम्पैक्ट आ रहा है। जबकि डिमांड, चाहे वो ईवीज को लेके हो, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को लेके हो, हर जगह एल्यूमिनियम का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच है, इसका फायदा आपको नाल्को में इसलिए दिखेगा कि नाल्को ने पिछले कुछ सालों में जब डाइवेस्टमेंट की अटकलें लग रही थी, तब अच्छा खासा एक कंसोलिडेट करके अपने बिजनेस को ग्रो किया, एक्सपेंशन किया। और इनके पास जो रिजर्व है, उसको देखिए आप, जो कैपेबिलिटीज है एल्यूमिनिया की, और अफ्रीका से जो आता था वहां पे इतने इश्यूज होने शुरू हो गए, गिनी से जो आ रहा था। तो मेरे हिसाब से जो सेटअप दिख रहा है, और जो आज 42,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप होगी इसकी, स्टॉक ने पिछले एक साल में बढ़त अच्छी खासी ली है, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि आगे के एक साल ये जो कर सकते हैं, जो क्षमता ये धारण कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से 2-3 गुना हो जाएगा, बट यस, मार्केट आउट परफॉर्म कर पाएगा, और एक रेजिलियंट कंपनी आप खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज, जो लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अभी बहुत ज्यादा है नहीं। एक आध एलआईसी की कुछ होल्डिंग है, एक आध और म्यूचुअल फंड की है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आएगा जैसे जैसे इसमें स्केल दिखना लोगों को शुरू हो जाएगा। सो दिवाली के तौर पे अगर कुछ आज मुहूर्त ट्रेडिंग में सिंपल चीज लेनी है, तो नाल्को के साथ जाओ। ओके, नाल्को के साथ जाना चाहेंगे प्रकाश दीवान जी। प्री ओपन सेटल हो चुका है, शानदार गेंस के साथ प्री ओपन सेटल हुआ है, करीब करीब 97 पॉइंट। आई थिंक 2 डेटा पॉइंट्स हैं जो, नहीं गलत है, निफ्टी इसको चेंज रिफ्रेश करिए इसको, क्या गलत डेटा, इतना गलत डेटा क्यों आ रहा है ये, इसको रिफ्रेश करिए। 24,302 निफ्टी का लेवल है इस समय, करीब करीब 97 पॉइंट्स ऊपर हैं हम निफ्टी पर। और उसके अलावा बैंक निफ्टी करीब करीब 74 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े गेंस हैं मिड कैप इंडेक्स में इस समय करीब करीब 358 पॉइंट्स ऊपर हैं। नीचे डेटा ठीक आ रहा है, मैं एक बार चेक कर रहा था कि यहाँ पर तो कहीं गलत नहीं है। रिफ्रेश करिएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो रिफ्रेश करेंगे, डेटा ठीक हो जाएगा। शाम की आदत नहीं है ना आप लोग की स्क्रीन से। हाँ, खैर एनीवे, और 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट गेंस में ओपन हो रहा है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी का नंबर जो है वो काफ़ी शानदार था, और माइक्रो मतलब जिस तरीके के ऑटो सेल्स के डेटा है उसकी वजह से, तो करीब करीब 2% के करीब M&M ऊपर है, आयशर मोटर्स भी 2% ऊपर, टाटा मोटर्स में भी अच्छे गेंस करीब करीब 1.5% ऊपर। तो अच्छी शुरुआत, होपफुली ओपनिंग पे रेट ठीक आएंगे, वरना फिर क्या नीचे करें। से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दीवान साहब, ये हालांकि गोवा में तो रोज दिवाली होती है, लेकिन आपकी दिवाली कब हुई? कल हुई कि आज होगी? इनफैक्ट आशीष, आप आश्चर्य करेंगे, गोवा में दिवाली होती ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे जो कस्टम है उसके हिसाब से गणपति में जो फेस्टिविटी होती है उसके बाद सीधा क्रिसमस पे होगी। तो दिवाली तो थोड़ी सी लो की रहती है यहाँ। पर हाँ, दिवाली मना ली दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रह के। तो और बड़ा आराम किया। ट्रेडिंग कल नहीं थी, जब दिवाली थी, तो आपने दिवाली मनाई पूरी पूरी। आज आप मुहूर्त ट्रेडिंग पूरी पूरी तरह से कर सकते हैं। तो एक हिसाब से एक प्लस साइड भी होगी इसकी। साहब, ये ऑटो की बार बार चर्चा हो रही है, थोड़े से कंसर्न्स उभरे थे जब सारे होप्स पैक्ड थे कि फेस्टिव डिमांड अच्छी होगी, पर बजाज ऑटो ने कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद बहुत पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, फाडा भी आके कंसर्न था इन्वेंट्री पाइलअप को लेकर। अब जो आंकड़े आए थोड़े बहुत रिलीफ टाइप नजर आ रहे हैं, पर ऑटोज वो पैक है जिसने बीते संवत में बहुत तगड़ा वैसे ही आउट परफॉर्म कर डाला है। जनरली ऑटोज को लेकर अब आपका मूड कैसा है इस नए संवत में? ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आशीष, क्योंकि नंबर्स बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग से रहे। माहौल अलग रहा, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। अब आप देखिए, मारुति के नंबर्स आए, रिजल्ट्स जब आए, उसके कुछ 3 दिन बाद नंबर्स, हमने मंथली सेल्स नंबर देख लिए। तो और जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई टेंशन है, कोई जात की चिंता है। वो निश्चिंत होकर बता रहे हैं कि टोयोटा के साथ हम ईवीज कर रहे हैं, ग्लोबल लॉन्च कर रहे हैं।
10 नए पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सोच समझ के करी जाती हैं जब उनको पता है कि डिमांड है। और धनतेरस के दिन जो आंकड़े आए हैं उससे आपको साफ दिख रहा है कि मिड साइज कार्स में कोई लेट डाउन नहीं है। हाई एंड कार्स में थोड़ी बहुत हो सकता है ओवर स्टॉकिंग हो गई हो या जो भी है। और महिंद्रा के जो नंबर्स आए वो भी आपको यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि डिमांड तो है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कि इस क्वार्टर दिखेगी क्या अगले क्वार्टर। अब हुआ ये है कि फेस्टिव सीजन की उम्मीद बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था कि नंबर जब बजाज ऑटो ने इंडिकेशन दी या फाडा की क्लैरिटी आई। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप अगले एक साल की चीजें अगर देखें सोचे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी डिमांड में लेट डाउन होगा। हाँ, बेस इफेक्ट आएगा। मारुति का भाव आज जो है और पिछले साल था उसमें बहुत 70-80% का फर्क है। तो इस साइड में बट महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी लीजिए जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स है, मतलब अलग अलग फैक्टर्स है जो चल सकते हैं। सिर्फ पीवी पे नहीं है, ट्रैक्टर्स भी है उसमें, ईवीज भी है। सो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक पे अगर फोकस करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगी, इवन अगर फेस्टिव सीजन ठीक ठाक रहा है, एवरेज ही रहा। ओके, अच्छा चंदन जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदन बताइए, संवत के दिन आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा? बिल्कुल, आपको भी दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट और सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएँ। देखिए ये संवत वैसे अच्छा रहा, भले ही पिछले महीने की थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। कहीं न कहीं अनुज जी, हमारा मानना है कि 3-4 सेक्टर यहाँ पे अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। पहला सेक्टर तो रहेगा कैपिटल मार्केट रिलेटेड, दूसरा हमारा मानना है इंश्योरेंस और तीसरा कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी। तो इन 3-4 दिखा सेक्टर्स दें। पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए और दूसरा कहीं न कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर पे हमारा फ़ोकस रहेंगे। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो मैं तो मार्केट से रिलेटेड काउंटर पे फ़ोकस करूँगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी प्रेफर्ड पिक हमारा रहा है। खरीदारी की सलाह देंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग के तौर पे मैं बीएसई ओके पे फ़ोकस करूँगा। ऊपर में लगभग चंदन, 4750 के टारगेट के लिए। ओके चंदन, फोटो फिनिश। चंदन, मार्केट ओपनिंग पर आते हैं एक बार। निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली इस समय, अच्छी खासी। मिड कैप में 400 पॉइंट की रैली, बैंक निफ्टी में करीब करीब 170 पॉइंट की रैली। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन देखिए इस समय 1500 बढ़ने वाले शेयर, सिर्फ 150 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार शुरुआत इस समय मार्केट की। अब सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं एक बार, ध्यान रखिएगा लेकिन मुहूर्त पे हमेशा शुरुआत अच्छी होती है और मार्केट एंड तक फ्लैट हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बार सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के ब्रेड्थ है सेक्टर वाइज, वो फायर करिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, निफ्टी गेनर्स पे आते हैं। ओके, सेक्टर्स देखिए इस समय स्क्रीन पर, सभी सेक्टर्स में अच्छे खासे मूव हैं इस समय। सबसे ज़्यादा बड़ा मूव आई थिंक ऑटो में होगा। ऑटो करीब करीब 1.5% ऊपर है। उसके अलावा PSU उसमें भी अच्छे मूव्स हैं। FMCG, रियल एस्टेट, सारे के सारे सेक्टर्स अच्छे मूव्स इस समय यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी करीब करीब 0.8% की तेज़ी आपको दिखाई देगी। अब आ जाइए निफ्टी गेनर्स पर। सबसे ऊपर आशीष महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% ऊपर। उसके अलावा आयशर मोटर्स, दोनों के सेल्स नंबर्स अच्छे थे। टाइटन, इंडसइंड बैंक, गावस्कर की पिक, टाटा मोटर्स, यहाँ पर अच्छे खासे गेंस आपको दिखाई देंगे। लूजर्स में कुछ ज़्यादा है नहीं बात करने को, तो एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं अब। उसमें आई थिंक आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं इस समय। ये देखिए, ये इस समय निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे ऊपर M&M, आयशर मोटर्स, टाइटन, ONGC और नीचे कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ये कुल मिलाकर आज के स्टॉक्स। क्विकली एक F&O स्टॉक्स की समरी बता देता हूँ आपको। IDFC फर्स्ट बैंक, वोडाफोन आइडिया, PNB और मन्नापुरम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़े से आशीष गेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत मार्केट की। अब निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार इस समय मार्केट का। जलवे मुहूर्त सेशन के, अदरवाइज ग्लोबल हैंडओवर अच्छा नहीं था। वो दोनों रिजल्ट्स बड़े वाले दोनों दिक्कत कर गए, दोनों में कमजोरी थी और नैस्डैक कल 0.3% गिरा। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा प्लेटफॉर्म्स हो, दोनों स्टॉक्स 5-5, 6-6% गिरे थे। ये है लेकिन मुहूर्त सेशन के जलवे। बिल्कुल सही है, सेकंड हाफ थोड़ा सा पस्त पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, लेकिन अभी स्क्रीन बढ़िया 0.5% का उछाल और बढ़िया ब्रेथ के साथ 12:1, 13:1 जो भी रेशो कह लीजिए, एडवांसेस के फेवर में इस समय। चलिए भाई, ये हो गए ओपनिंग की चर्चा। वायदा बाजार के कुछ स्टॉक जो हरकत में है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर निफ्टी के स्टॉक जो मेंशन कर रहे थे ओपनिंग में, उसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। स्क्रीन पे टिकर टीम चलाती रहेगी सारे के सारे अपडेट्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब भी ऊपर चलाएंगे। मैं एक फॉलोअप सवाल, जब ऑटोज़ की बात करी थी आपसे दीवान साहब, तो एक नए संवत जाते जाते वो, अच्छा दीवान साहब है नहीं,
ओके कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब आई थिंक रमेश दमानी सर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओहो, रमेश जी, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली। और एक ट्रेडिशन रहा है कि बीएससी से आप हमारे साथ जुड़ते हैं हर दीपावली पर। ये संवत बहुत शानदार रहा बाजार के लिए, इस संवत से इन्वेस्टर्स क्या उम्मीद रखें? थैंक यू फर्स्ट सो मच अनुज जी, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आपके सभी दर्शकों को। आई थिंक लास्ट दिवाली, लास्ट 3 दिवालीज हैव बीन ब्रिलियंट फॉर द स्टॉक मार्केट। आई थिंक ये जो अभी करेक्शन चल रहा है शायद बाजार में, शायद थोड़ा और चलेगा। मार्केट काफ़ी तेजी से भागा है, तो इट सीम्स टायर्ड। सो आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2 months, 3 months, it'll probably rest a little bit. So I think it's unlikely that we make new highs in the next 2-3 months. But after that, I think it should continue. It's way higher. बिल्कुल रमेश सर, जैसा आपने बोला पिछला 1 महीना थोड़ा खराब रहा है, क्या ये सिर्फ मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था, ये मार्केट बहुत चल गया था इसके लिए मार्केट नीचे आया, या फिर वो जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, चाइना फैक्टर है, किस वजह से आपको लग रहा है कि मार्केट में पिछले 1 महीने में जो ब्रूटल करेक्शन आया, इसकी वजह क्या रही? There are a number of reasons. It could be the IPO market has been hot. It could be China. But I think the market fell off its own. Typically in bull markets, after a long run-up, you see a correction. So it falls of its own weight. तो मेरे को लगता है मार्केट की खुद की वजन से थोड़ा शायद घट रहा है। बट जो मैं कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलेटिलिटी एंड रिस्क इन द मार्केट। और जो अभी अपन देख रहे हैं वॉलेटिलिटी है, risk है that you can permanently lose capital in the market. I don't think we're at that stage. I think we're experiencing volatility in the market. जैसे अनुज जी आप जानते ही हैं कि जब आया था इंडेक्स 1000 के नीचे था, अभी 80,000 की तुराई पे पहुंचा है। तो what we have learned over many years is remain invested in high quality businesses because that is what does reward for investors. Ignore the noise that we are seeing right now. अच्छा रमेश सर, आप हर दिवाली पर हमें एक थीम बताते हैं, कोई 1 या 2 खास थीम जो इस साल आप फोकस कर रहे हैं? पिछले साल बहुत पैसा बना मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में, इस साल आपके हिसाब से टॉप थीम्स क्या रहेंगी? थैंक यू। मैंने जैसे बता चुका हूं कि जो 2 थीम मुझे पसंद है ये साल में, एक जो थीम है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है। जो इंडिया में हो रहा है डिजिटल में शायद कोई देश में नहीं हो रहा है। Not only will it expand in India, for example, ONDC, PAN issuance, eKYC, Aadhaar card, that will now spread to other countries also. Plus, I think they will take market share away from physical money transactions. So, जो company वो दोराहे पे चल रही है, are participating in this environment, I think will continue to do well. They are now in the mid-cap range and they're not cheap. But if you look at it from market cap to opportunity, they're fairly cheap. So I would say digital public infrastructure. Then the number of mid-cap companies in the pharma space that are looking to develop absolutely novel vaccines for dengue, for example, vaccines for breast cancer, vaccines or pills for antibiotics. So I think that will be a promising thing because for the first time we are not reverse engineering or making only generic things. We are also doing intellectual property work, and these companies are surprisingly still in the mid-cap pharma space. So 2 new themes that I would say over the next 3 years, not necessarily 1 year, would be digital public infrastructure and the pharma space, which have their own intellectual property, sir. बहुत बढ़िया। रमेश सर हाय, दीपावली की शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से भी। जो करेक्शन है, आपकी बातें सुनकर लग रहा है हेल्दी करेक्शन है, इवेंचुअली हम शायद स्ट्रॉन्गर इमर्ज करें इस करेक्शन के बाद। एक सरदर्द है, वो पिछले पूरे संवत 2080 में देखने को मिला था, वो FIIs का मैसिव आउटफ्लो। ये नए साल लौटेंगे नहीं लौटेंगे रमेश सर, क्या परेशान कर रहा है इनको? देखिए, आई थिंक ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। The FIIs own about 800 billion worth of equity in India. 800 billion. They've sold 10 billion, about 1% of that. So that is their right. I don't think we should begrudge them. लेते हैं, बेचते हैं, market becomes healthy because of that. So I am not at all concerned with the fact that they sold 10 billion. That is their right to have sold it. And why should we tell them after putting 800 billion and they've taken 1% out? Why are we getting angry about that, or why are we getting upset about that? It doesn't depend on the market necessarily on FI buying or domestic buying. It depends on companies doing well, cash flows being generated, and high returns on capital. And I'm very confident the Indian companies will do that.
And if they do that, the money will come back to Indian equities in bigger streams. So I'm not, at least at this time, perturbed by the fact that the FIs have sold. They've sold because they're taking some profits out, like sometimes the investors like me also do. We're just reallocating capital, reshuffling capital, and that is the complete right to do so. आखिरी सवाल रमेश सर, नहीं बिल्कुल मेरा सवाल ये फंड फ्लो से रिलेटेड है। एफआईज ने भले ही बेचा हो लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पैसा रिटेल ने लगाया है। हम मंथली सिप में 20,000 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर गए हैं अब। आपको लगता है कि ये पैसा रहेगा इस मार्केट में और करेक्शन से नहीं घबराएगा इस बार? Anuj, I think there's no other game in town. I think once you're bitten by the equity bug, you remain in equities. Remember, you could buy in gold. Gold has also done well. But where do you store so much gold? How liquid is it? And doesn't give you a dividend. What people misunderstand is that you can get dividends on equity shares, which adds up to a huge amount at the end of 10, 20, 30 years. Gold is more of a fear index. Equity is more of a life-saving index. So I think the Indian investors, having tasted success with equity, will continue to invest in equity. They have finally become believers. What we hold for 10 years, 20 years is finally happening. So I am long-term bullish on domestic money staying in the equity markets. ओके, चलिए रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Anuj. Thank you so much. ओके, चलिए अब हमारे साथ राहुल अरोड़ा भी जुड़ गए हमारे स्टूडियो में। राहुल, शुभ दीपावली आपको। और इस दीपावली पर क्या इन्वेस्टमेंट थीम्स लेकर चल रहे हैं आप, और आपकी खुद की कंपनी के आपने इतने शानदार 14 साल पूरे किए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू अनुज, दीपावली की शुभकामनाएं आपको, परिवार, पूरी टीम को। आशीष जी आपको भी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनुज, आई थिंक सबसे बड़ा थीम तो रहा है कि दिस हैज़ बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग अर्निंग सीजन कमिंग इनटू अ दिवाली इन रीसेंट मेमोरी। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एक रियलिस्टिक रियलिटी चेक मिल गया, बट आई थिंक अनुज इट्स गोइंग टू बी मोर बॉटम अप देन टॉप डाउन मेरे हिसाब से। आई थिंक एक टॉप डाउन व्यू रहना, एक थीम को हाईलाइट करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि देखिए हम 75% जो हम बात करते हैं मार्केट की, वो आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स और रिलायंस है। आईटी में आपने देखा रिजल्ट्स हैव बीन इन टू डायरेक्शंस, कोई यूनी डायरेक्शनल नहीं हुआ, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं। रिसेंटली कैपजेमिनी का डाउनग्रेड आया है। एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स में जितनी कम बात की जाए उतना और बैंकिंग में भी इतना कुछ खास हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर ये 3 सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यू आर डाउन टू रिलायंस, एंड रिलायंस आई डोंट नो अलोन इफ इट कैन होल्ड द मार्केट। तो मेरा मानना ये है अनुज कि हम बोरिंग मार्केट की बात करते हैं, बहुत समय से नहीं देखा है। इट हैज़ बिकम टू ईजी टू मेक मनी इन द मार्केट। 7,500 का निफ्टी 26,500 इतनी आसानी से हो गया था। तो मुझे लगता है अनुज कि अगले 1 साल शायद एक बोरिंग मार्केट हो जाएगा। हम एक पिवट पॉइंट पे बैठे हैं 24,000 पे। मुझे लगता है कि ये ब्रॉडली रेंज, अगर चीज़ें बहुत ख़राब चली गई तो 22 के पास चला जाएगा, चीज़ें अच्छी हो गई तो 26 के पास चला जाएगा। बट एक ब्रॉडली एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। बट आई वुड बी टू स्केर्ड अनुज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू गिव यू वन एग्रीगेट थीम जो ये अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर एक सब थीम की बात करूँ अनुज, तो आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कुड बी वन वेरी बिग प्लेयर इन द नेक्स्ट 1 ईयर, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पैसा बन सकता है। वहाँ पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक ठाक हैं, और इंश्योरेंस में भी। तो ये बहुत छोटे छोटे मैं सब सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 ऐसी जगहें हैं मुझे लगता है जहाँ पे अगले 1 साल में पैसा बन सकता है। आपने रिलायंस की बात छेड़ी तो एक बात बता दूं, वो जो बोनस शेयर मिले हैं रिलायंस के, वो आज मुहूर्त सेशन से ट्रेड किए जा सकते हैं। वो आपके पास अपडेट्स आ भी गए होंगे। ये संवत जाते जाते ना कई सारे नए नए सरदर्द दे गया। अर्निंग्स अपनी जगह, खैर आइडिया लग रहा था कि अर्निंग्स इस बार एक ही चीज़ है जो सरदर्द कर सकती, कर गई। पर वो चाइना की तरफ कहा जा रहा था फ्लोज चैनलाइज हो रहे हैं, वो जियोपॉलिटिक्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे, वो कंसर्न्स, बाकी सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये जो नया संवत 2081 में घुस रहे हैं हम लोग, इसके में आपके हिसाब से की हेडविंड्स, दिक्कत, सरदर्द कहाँ से आने वाला है अर्निंग्स के अलावा? और अर्निंग्स एक ही क्वार्टर डिरेल हुई है या डर लग गया है कि यहाँ से डिरेलमेंट थोड़ा लंबा चलेगा? नहीं, देखिए आशीष जी, अगर आप एग्रीगेट कॉर्पोरेट इंडिया पे देखें, पिछले 10 साल से 2 बड़े इवेंट्स रहे हैं जिनकी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ आई है। एक मार्जिन एक्सपेंशन जो 2011-12 में स्टोरी चालू हुई थी और 2024 में जाके पीक हुई है। दूसरा, कोविड में सारी कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट डीलेवरेज हो गई थी, क्योंकि कैपेक्स किसी ने अनाउंस नहीं किया था। जो कैश फ्लो से उन्होंने डेट रिटायर कर दिया, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गए, तो आपका पैट बढ़ गया। ये दोनों चीज़ आई थिंक आर बिहाइंड अस। व्हाट्स गोइंग टू ड्राइव ग्रोथ फ्रॉम हियर इज ओनली गोइंग टू बी टॉप लाइन ग्रोथ।
और जहाँ तक जैसे सबूत की बात करते हैं हम, जो इस अर्निंग सीजन में हमें सबूत मिला है उस पर कोई खास विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक जिस तरह की डाउनग्रेड्स जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सीमेंट में आप उदाहरण के सीमेंट कंपनीज लॉसेस दे रहे हैं आशीष, you never thought that. अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लीजिए, इट हैज़ बीटन एक्सपेक्टेशंस बाय 40%, लेकिन उस दिन स्टॉक 10% नीचे था। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार का रुख किस तरफ जा रहा है। अब आपने एक साल की बात की आशीष जी, अगले 3 महीने ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 1 क्वार्टर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगले 3 महीने में एक यूएस इलेक्शन है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन है, एक और फेड मीट है, आरबीआई रेट काटेगी कि नहीं काटेगी, और एक यूनियन बजट है। इतने सारी चीज़ें अगले 3 महीने में ही हैं, तो साल का कॉल लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके चलते जैसे आपने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है हमें पता नहीं। आदत सी हो गई लेकिन हमको उसकी आदत है आशीष भाई, नहीं आशीष भाई मैं ये मानता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्रूड, आपने क्रूड की बात की, एक्चुअली क्रूड हैज़ बिहेव्ड इटसेल्फ। आप देखिए, अगर आप सोचें कि अगर हम 4 साल पहले बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होगा जिसमें ईरान इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह इन्वॉल्व है, आप सोचते कि क्रूड 100-120 होता। क्रूड हैज़ एक्चुअली बिहेव्ड इटसेल्फ। उसके चलते भारत का जो एक्सटर्नल सेक्टर है बहुत सही है। हमारी रुपी स्टेबल रही है 83-84 के बीच में, फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे हैं, आपका कैड अंडर कंट्रोल है, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर तो कमाल है। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट एक यही है आशीष जी के टॉप लाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी कहाँ से आएगी, क्योंकि इस मार्केट में एक स्टॉक को छोड़ के, जो मतलब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, कभी कभी लगता है अपुनीश भगवान है, वो ट्रेंड है। तो ट्रेंड को छोड़ के इस मार्केट में कहाँ टॉप लाइन ग्रोथ दिखे वो समझ में ही नहीं आ रहा। और आई डोंट थिंक कि अगर 15% की टॉप लाइन ग्रोथ सस्टेनेबली नहीं आए, बैंक्स में भी नहीं आ रहा है आशीष जी, 12-13% की तो ग्रोथ बैंक्स में भी आ रही है, तो इट इज़ बिकमिंग अ चैलेंज। और हम लोग तीनों बाजार को काफ़ी समय से देखते हैं, हम हमारे जो दिग्गज थे, जो हमसे पहले भी आए थे, कहते थे कि इवेंचुअली मार्केट्स ट्रैक अर्निंग्स। ये एक मैरिज है जो इवेंचुअली जाके इंटरसेक्ट हो। एग्जैक्टली, आप कितना मल्टीपल को खींचोगे, कितना। तो राहुल जी, फिर फाइनली एक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, अगर कोई स्टॉक यहाँ पर, मैं आपके लिए एक पोर्टफोलियो लाया हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो मैं आपको एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक दूँ, क्योंकि मुझे अनुमान था कि आप ये ज़रूर पूछेंगे। हमारे व्यूअर्स को वही चाहिए। हाँ, नहीं, और देखिए अनुज, मैं इस साइड पे भी बैठ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो हमसे रूबरू मिल नहीं पाते, तो हम जब उनको रिकमेंडेशन देते हैं हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली देना होता है, बहुत तगड़ी रिसर्च के बाद देना पड़ता है। हम गलत जा सकते हैं और गलत गए हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन यही होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बांटें वो वेल रिसर्च हो। तो उसके चलते आई थिंक अनुज, अगर मैं आपको हर एक सेक्टर से एक छोटे लेट्स स्टार्ट विद हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आई थिंक ये 2 स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। इंश्योरेंस की मैंने बात की, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईटी में अगर आप देखें तो वी वुड लुक एट LTIM, जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। केमिकल्स में आई थिंक गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स एंड नवीन फ्लोरिन। अभी आप दमानी जी से बात कर रहे थे, तो दमानी जी हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म बुल ऑन अल्कोहल स्टॉक्स। वी स्टिल लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स। दिवाली का माहौल है, ताश और अल्कोहल साथ में जाते हैं, तो एक स्टॉक दे देते हैं। ताश की तो कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं, पर आई थिंक दैट होटल कंपनीज अनुज अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो शैले होटल्स हैं अनुज, आई थिंक 280 का जो प्रॉफिट है करोड़, हमारा अनुमान है कि 2027 तक 3 साल में वो 560 करोड़ हो सकता है, तो ट्रिपलिंग ऑफ प्रॉफिट। तो आई थिंक एक शैले होटल्स अच्छा लग रहा है। और कुछ डिफेंस स्टॉक्स में प्राइसेस 40-50% करेक्ट हुए हैं। वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट नेम्स लाइक BEML। आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट आ रही है। और अगर ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो सुप्रजीत। तो ये काफ़ी नाम है अनुज जहाँ पे हमारी पहली कभी चर्चा नहीं हुई है, और आई थिंक ये मैं बहुत सोच समझ के, मतलब क्या बोलते हैं वो, मैं हिंदी का शब्द उत्तरदायी जो कह रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि इसके आसपास अगर आप बना दें। और एक मुथूट, आई थिंक, क्योंकि गोल्ड की भी काफ़ी चर्चा हुई होगी आपके चैनल पे धनतेरस के दिन। आई थिंक इन 12-15 स्टॉक के बीच में आई थिंक लास्ट स्टॉक की वेट कर रहा था, पूरी टीम बना दिया आज। जाते जाते आपने ट्रेंड की बात छेड़ दी जी। ट्रेंड ने दिए 250% रिटर्न जी। उसके सामने टाइटन फ्लैट एकदम जी। अगला साल टाइटन चलेगा क्या, क्योंकि आप कंजम्पशन वगैरह बहुत पहली नज़र देख। जी नहीं, देखिए एक ऐसा भी है आशीष जी के इवन द लीडर समटाइम्स हैज़ टू गिव वेट टू अदर पीपल। ये हमने एशियन पेंट्स में भी देखा है, डीमार्ट में भी देखा है, क्योंकि आपने कंजम्पशन की बात की, यू हैव टू गिव वे टू समबडी एल्स। जहाँ पे ग्रोथ इज़ लुकिंग बेटर, क्योंकि क्या होता है कि फंड मैनेजर्स जो
1987 में वॉल स्ट्रीट जो मूवी आई थी उसमें माइकल डगलस का कैरेक्टर गॉर्डन गेको का था, एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, डोंट गेट मैरिड टू अ स्टॉक, राइट। तो फंड मैनेजर्स आई नेवर मैरिड टू अ स्टॉक। और अभी क्या होता है ना आशीष जी के फंड मैनेजर्स की जो 1/3 CTC है ना वो उनके फंड्स में लॉक होती है। आई डोंट नो अगर आपके व्यूअर्स को मालूम है तो जस्ट थियोरेटिकली अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ और मेरी 1 करोड़ की सैलरी है और मैं 3 फंड्स मैनेज कर रहा हूँ, मेरे 30 लाख की जो CTC है 10-10 लाख मेरे 3 फंड्स में लॉक इन होगी। तो शॉर्ट टर्म प्राइस परफॉर्मेंस पे बहुत महत्व चला गया है, इसीलिए आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखते हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर जो फंड मैनेजर है वो अपने बेस्ट इंटेंशंस के साथ फंड को सिलेक्ट करता है, वहाँ पे अगर ईरान ने एक न्यूक छोड़ दिया तो यहाँ पे बेचारा लो परेल में बैठा हुआ फंड मैनेजर कैसे जाने। तो आई थिंक वो प्रेशर आता है। तो अगर टाइटन के मुकाबले ट्रेंड थोड़ा बेटर ग्रोथ दे रहा है, दे शिफ्ट वेरी क्विकली नाउ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, अभी। और वैल्यूएशंस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं आशीष जी। आई थिंक अनुज और मेरी जोमेटो पे कितनी चर्चा हुई है, आप स्विगी का वैल्यूएशन देखिए कितना वॉलेटाइल, अनबिलीवेबल द वे। मैं एनालिस्ट मीट अटेंड करके आया था जो कल परसों हुई थी, अनबिलीवेबल हाउ द वैल्यूएशंस हैव स्वंग। अगर ये लिस्टिंग के टाइम पे अगर जो 6 से 8 का इशू है, जब तक अगर लिस्टिंग हो गया, अगर निफ्टी वापस 25,000 पे चली गई तो ये तो 550 पे लिस्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो पता नहीं कहाँ लिस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ग्रोथ इज समथिंग दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस राइट नाउ। क्योंकि कुछ छोड़ा है क्या? I think if they price it at the lower end छोड़ा हुआ है, क्योंकि आशीष जी क्या हुआ था ना, मार्केट का एक माहौल बन गया था कि मैं ज़िंदगी का ख्वाब निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एवरीथिंग वाज बीइंग इग्नोर्ड। बट आई थिंक एक रियलिटी चेक आया है एट द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। आई थिंक स्विगी हैज़ लेफ्ट समथिंग, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली, वो बोलते हैं ना हवा में प्राइस किया हुआ IPO नहीं है, उतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये है कि लोअर एंड पे कोई प्राइस करता नहीं है, करते सब ऊपर एंड पे ही है। हाँ नहीं, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि कहाँ पे वैल्यू, आई एग्री, क्योंकि अनुज क्या होता है 20 रुपए का प्राइस बैंड है, 20 रुपये इज 5 to 6%। इट्स नॉट अनुज, जब हमने हमारा करियर चालू किया था, अगर आप आज किसी को बोले कि 15-20% रिटर्न है स्टॉक में, उसको सुनना ही नहीं है। अभी इतना मल्टी बैगर की आइडिया पड़ गई है, पर अब ये है कि गोल्ड और FD में आपके उसके आधे भी रिटर्न नहीं बन रहे, तो एक्चुअली 20% इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन अ स्टॉक। बिल्कुल। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक काम करते हैं आशीष, एक बार फटाफट 1-2 ट्रेडिंग आइडियाज़ ले लेते हैं, उसके बाद हमारे अगले एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। रचना जी, मानस और चंदन हैं हमारे साथ। एक ट्रेडिंग पिक इनसे हो जाए। रचना जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी, एक ट्रेडिंग पिक अगर लेना है इस टाइम पे तो दैट वुड बी LIC हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेडिंग पिक ही है ये, और LIC हाउसिंग में 636 पे हम बैठे हैं, ये काफी जल्दी 640 या 45 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ डे और 2 दिख सकता है 630 के एसएल के साथ। मानस, आपने क्या पिक किया? मानस? तो देखिए लॉरेस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4 दिनों के कंसल्टेशन के बाद लॉरेस लैब ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है अनुज जी, तो वो 96 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 510 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लीजिए भाई, मानस का ये पिक आ गया। गाबा सर, लॉरेस लैब्स मानस का हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस रचना जी का। ये ट्रेडिंग आइडियाज हैं, ध्यान रखिएगा। अपन ने शुरुआत में लिए थे मुहूर्त पिक्स। गाबा सर, कुछ स्क्रीन पे रडार पे आ रहा है? जी हाँ, मेरे ख्याल से आज और मंडे और ट्यूसडे के हिसाब से लेना चाहिए। SBI कार्ड ट्रेड करा है 693 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 687, टारगेट 710 पॉसिबल है। ओके, SBI कार्ड यहाँ पर एक पिक। चंदन, आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे HDFC लाइफ। कहीं कि हमारा मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो HDFC लाइफ में एक अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है, मार्केट की गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट है, कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 710 के आसपास के सपोर्ट होंगे, कहीं ना कहीं 750 तक के टारगेट आपको HDFC लाइफ छूता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ अब सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, फाउंडर ऑफ केडियानॉमिक्स। सुशील जी, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस साल रॉकेट छूटेंगे, फुलझड़ियाँ छूटेंगी या बम फुस होंगे? क्या मूड माहौल है इस समय मार्केट का? देखिए, काम सारे ही होंगे। कहीं दीप जले कहीं दिल, वो तो पुरानी कहावत है, शेयर बाजार में तो अक्सर होता है। तो कुछ सेक्टर्स चलेंगे, कुछ सेक्टर्स गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ स्टॉक्स बहुत गिर जाएंगे। आपको पहले कौन से बताऊं? पहले जो चलेंगे उन्हीं की बात करेंगे सुशील सर। देखिए, क्योंकि दीपावली है तो सबसे पहले तो उन्हीं की बात, अच्छी बात हो। सबसे पहले तो अच्छी बात में ये है कि गोल्ड और सिल्वर का टॉप बन रहा है और ये बुरी तरह गिरेंगे और क्रूड ऊपर बढ़ेगा।
क्रूड और गोल्ड अक्सर उल्टा चलते हैं, उसका राइट कारण भी है। गोल्ड की तेजी डर के माहौल में होती है, भय के माहौल में होती है। ईरान और इजराइल का वॉर, अमेरिका का इलेक्शन, 8-9 तारीख तक ये पूरा हो लेगा इलेक्शन। और क्रूड जब बढ़ता है, झूठ मूठ की भ्रांति फैलाई हुई है चारों तरफ लोगों ने, क्रूड का भाव बढ़ गया, इंडिया का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, इंडिया की ताकत है बढ़े हुए भाव में क्रूड को कंज्यूम करने की, इसीलिए क्रूड मैन्युफैक्चरर्स भाव बढ़ा देते हैं। हमारी इकोनॉमी में गर्मी है अंदर, तो उसका कुछ फायदा क्रूड मैन्युफैक्चरर्स भी लेके जाते हैं। क्रूड मैन्युफैक्चरर्स के ताकत पर इंडिया की इकोनॉमी नहीं चलती है। तो क्रूड की जो तेजी है, वो वर्ल्ड का सबसे पहला इंडिकेटर होता है रिस्क ऑन का। तो मुझे लगता है कि साल के अंत तक एक बड़ा रिस्क ऑन का फेज आएगा, जिसका पहला इंडिकेटर दे दिया बिटकॉइन ने। तो जो भी ग्लोबल इंडिसेस के करेक्शंस हो गए, अब खाली यूएस मार्केट जो वापस न्यू हाइस पर चले गए, वहां रोटेशन आएगा। और बाकी वर्ल्ड के अंदर में मुझे लगता है इक्विटी मार्केट्स में कोरिया, इंडिया, इन सब तरफ जोर से रिस्क कैपिटल वापस अंदर आएगी, और हमारे मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में लेके पैसा ज्यादा बनेगा। शॉर्ट सेल में वो 10-15% की रिटर्न्स मिल सकती है, और लेने वाले स्टॉक्स में 2-2, 3-3 महीने में 50-50% भी बढ़ने वाले बहुत सारे स्टॉक हैं। इंटरेस्टिंग। सोना चांदी टॉप बनेगा, कच्चा तेल, और बात सही है। कभी भी आप मैप करिए कच्चे तेल की चाल और ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स का रुझान, तो जब कच्चा तेल चलता है तब एक्चुअली रिस्क ऑन, और तब एक्चुअली ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे भारत के बाजार। सुशील सर, ये अच्छी बात है तो फिर बुरी बात क्या है? कच्चा तेल का चलना तो मुझे लग रहा था बुरा होगा, लेकिन आपने जस्टिफाई कर दिया है। एक्चुअली इवेंचुअली अच्छी खबर होती है, ग्लोबली मूड माहौल अच्छा हो रहा है, डिमांड इंप्रूव हो रही है, इसको ऐसे देखना चाहिए। तो बुरी खबर क्या है? पूरी खबर कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, कच्चे तेल का भाव जब $0 हुआ था, वो लॉकडाउन में जब सारा संसार बंद हो गया था। अगर कच्चे तेल का भाव 0 हुआ था, तो उस टाइम संसार तेजी में नहीं था ना, संसार की बैंड बज गई थी। तो कच्चे तेल की जो तेजी आएगी, उसके लिए ओएनजीसी में बड़ी तेजी खेलेंगे। चार्ट तैयार है ओएनजीसी की, एक क्रूड की थीम पर हो गया, रिफाइनरी से हम आउट है। बाकी जितने भी ये आईओसी, आईओएल है, ओएनजीसी के पीछे पीछे ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बम पटाखा चाल। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी दिसंबर एंड तक, जनवरी तक, मतलब ₹400 का भाव हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ये एक आप चॉकलेट बम में गिन लो अनुज। और अगर अब मैं पीएसयू स्टॉक्स को देखता हूँ, तो सारे के सारे मेरे को लगता है रॉकेट हो जाएंगे, चाहे भेल हो, चाहे बीईएल हो, चाहे बीईएमएल हो, चाहे मझगांव डॉक्स हो, कोचिन शिप बिल्डिंग हो, कोचिन शिपयार्ड, ये सब 50-50% भाग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। इनमें खासा करेक्शन हो चुका है, और अब अगले रिबाउंड में इंडेक्स भले ही 5-7-8% तक की भी चाल दे पाती है, नहीं दे पाती है, बहुत सारे स्टॉक संदेहास्पद है। पर अगर मैं पूरी ये जो स्प्रेड है ना, सारी आज मिठाइयों का जो स्प्रेड लगा है, तो जो बादाम की बर्फियां, अगर कहीं जो बादाम के पिस्ता का जो आइटम लगता है, मुझे लगता है पीएसयूज है, ये सब बादाम की मिठाई है, इनको खाओ। वो चांदी की परत चढ़ी हुई। हाँ, चांदी ये की वर्क है, सोने की वर्क लगी। अभी 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 देखिए वोडाफोन आइडिया, वो मिठाई में क्योंकि चांदी की परत लगती है ना, इसलिए मैं कह रहा था। चांदी की वर्क लगती है। पर मैं एक बार लास्ट ईयर किसी शादी में इंदौर गया था 2 साल हाँ, पहले, वहां कुल्फी में भी उन्होंने सोने की वर्क लगा दी। तो अब क्या कंजम्पशन का मतलब, इंडिया में अब क्या उछाल आते जा रहा है। चांदी की वर्क ट्रेडिशनल है, कुछ लोग सोने की वर्क भी खाते हैं। अच्छा सुशील सर, बहुत लोग ना, ये बीता संवत बैंक्स ने अंडर परफॉर्म करा। अगर कोई संवत टू संवत रिटर्न कैलकुलेट करूं तो शायद निफ्टी 25 होगा, तो बैंक्स 18-19% के आसपास अंडर परफॉर्मेंस रही थी। फंडामेंटली बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद बैंक्स कंफर्ट में है, नए संवत के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लगती है। आपकी लिस्ट में कहीं बैंक्स का जिक्र भी नहीं हुआ है, क्यों? मैं बताता हूं जी, ऐसा है। देखिए, वो जो एक तरफा लिक्विडिटी के दम पे सारा बाजार भाग रहा है, या एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, वो फेज गया। अब मेहनत मशक्कत करने वालों को पैसा मिलेगा, और इजी मनी खोजने वाला जो माइंडसेट है, वो पैसा खोएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अलग अलग पॉकेट्स हैं। अगर पहले मैं बैंक्स की बात करूं, ये हम चार्ट्स के बेसिस पे कह रहे हैं, पीएसयू बैंक्स जो है अचानक से सब ये टिकिया बम की तरह अचानक फटाफट फटाफट, लड़ी बम की तरह फट फट फट, जैसे वो 10-12% एक दिन में बैंक बढ़ गया था कौन सा, ये जल्दी जल्दी सारे जोर से रिबाउंड मार देंगे बड़ा। अरे बड़े वाले जितने भी बैंक्स हैं, इनकी चार्ट्स भीतर से जड़ में बहुत कमजोर है। पिछले साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था, वो ट्रेलर है, और मेरे को लगता है 2025 में ये लार्ज बैंक्स हॉरर शो बन जाएंगे। तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी है, जो भी कर लो बाजार में, बैंक्स में हाथ मत डालो, जी मत जलाना। अगर वो कोई सा कोटक को थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखा देंगे, इंडस इंड को जोर से रिबाउंड करा देंगे,
हम इसकी छटपट में फंसेंगे नहीं। साफ सुथरा पैसा नहीं दिखता है बैंक्स में, बड़ा छद्म लगता है और पिछले 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस ट्रेलर है। 2025 में मेरे को लगता है धुलाई हो जाएगी लार्ज बैंक्स। ओके अच्छा सुशील जी, एक बीएससी जैसा स्टॉक बताइए ना कोई, जो आपने 400 में लेके 2000 पे प्रॉफिट बुक कराया था, ऐसा कोई स्टॉक? तो अनुज, 16-17 साल की उम्र में जो मेटाबॉलिज्म रहता है ना, आदमी 8-10 बादाम की बर्फी भी खा लेता है और उसको कुछ नहीं होता है। तो अब मौसम उम्र देख के काम किया जाए। बाजार की जो उम्र है, 25-26 हजार की निफ्टी पे आप वो 10 बैगर स्टॉक्स खोजोगे तो उस साइज में हर जगह नहीं मिलेंगे। पर हाँ, जी पावर, देखिए जी पावर जो हमने 10 बैगर का कॉल निकाला था पिछले साल, वो अभी तक 4 बैगर ही हुआ है और जो जी टीएनडी वो 10 बैगर हो चुका है। तो जी पावर अभी भी मेरे को यहाँ से लगता है 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 4 गुना वाले फिर भी स्टॉक मिल जाएगा अनुज। 25,000 की निफ्टी में 10 बैगर की ख्वाहिश रखना मतलब थोड़ा मतलब बाजार के साथ अत्याचार हो जाएगा ये। मतलब टाइम और मौका देख के करना चाहिए ना। तो 50% 60% मिल जाए 2-3 महीने में, साल भर में 2 गुना 3 गुना भाव हो जाए, तो मोर देन रियलिस्टिक रिटर्न है 25,000 के निफ्टी पे है। नीरू का वो सवाल आधा रह गया था। देखिए इंश्योरेंस के सारे स्टॉक पे हम तेजी में है, एसबीआई कार्ड्स पे हम तेजी में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम तेजी में है, सीडीएसएल के अंदर में हम भयंकर तेजी में है, एंजल ब्रोकिंग में हम भयंकर तेजी में है। ब्रोकिंग की भी स्पेस के अंदर में एंजल ब्रोकिंग में जगह ज्यादा बची है। मोतीलाल ओसवाल का हो गया भाव, मतलब थोड़ी जगह बची है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट, इंडिविजुअल सेक्टर्स है विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, एनबीएफसीज में हमको सब में भय लग रहा है कि मुथूट मन्नापुरम को मार्केट की रिबाउंड में कोई 5-10% का रिबाउंड करा देंगे। अगला राउंड जब भी बड़ा करेक्शन का 2025 का जब करेक्शन आएगा, मुथूट मन्नापुरम नीचे कहां तक चले जाएंगे पता नहीं है। तुम साइड हट गए। एक चीज और ऐड करना जरूरी है अनुज, देखिए दोनों तरफा सावधानी होनी चाहिए। पिछले 12 महीने हमने कहा फार्मा के 100 शेयर हम नहीं बेचेंगे। अब एक एक करके हम फार्मा से सबसे आउट होके पूरा पोर्टफोलियो फार्मा में जीरो कर देंगे। चाहे वो लॉरस हो, चाहे शिल्पा मेडिकेयर हो, सब में लोअर टॉप बन गया है। फार्मा की तेजी खत्म हमको लगती है। ओके चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, आप वीरू को मिस कर रहे हैं वैसे? मैं आशीष बैठा था यहाँ पे, आप वीरू का नाम ले रहे हो। साथ में आशीष बैठे हैं। हाँ हाँ ओके आशीष। चलिए कोई नहीं, खैर शुभ दीपावली आपको एक बार फिर से सुशील जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब दे देता हूँ कि पुट के प्राइसेस क्यों नहीं गिर रहे हैं। जेन्युइन सवाल है, अच्छा सवाल है। निफ्टी अगर 123 पॉइंट ऊपर है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार आप लेकर आइए, अगर फायर हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी फायर हो तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। 24,300 की पुट जो कि एट द मनी है 7 नवंबर की, 24,300 की पुट। निफ्टी अगर 125 पॉइंट ऊपर है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पुट ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 रुपये तो गिरे। कुछ भी नहीं गिरा है उसका भाव, सिर्फ 9 रुपये गिरा है। उसके दो कारण हैं। पहला, मुहूर्त सेशन में ज़्यादातर एफआईआईज वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पूरा का पूरा रिटेल क्राउड होता है और वो मार्केट में मैचिंग शायद हो नहीं रही है। और दूसरा, मुहूर्त सेशन भले ही हो लेकिन ट्रेंड मार्केट का इतना ख़राब है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं कि कोई रैली टिकेगी। तो इसके लिए, और नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि एक्सपायरी वाले दिन जब भी मार्केट खुलता है, मुहूर्त वाले दिन जब भी मार्केट खुलता है, नॉर्मली शुरुआत अच्छी होती है, एंड तक थोड़ा फ्लैट हो ही जाता है मार्केट। तो जो भी कारण है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि शायद इस वजह से ये फैक्टर हो सकता है। मयूरेश जुड़े हैं हमारे साथ, उनको जोड़ते हैं। मयूरेश, हैप्पी दिवाली। मयूरेश बताइए, इस दिवाली पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? शुभ दीपावली अनुज जी, शुभ दीपावली आशीष जी और सारे CNBC आवाज के और सारे गेस्ट को पैनल पे भी। तो मैं लगता है आई थिंक जो एक मिक्स है अनुज जी अर्निंग्स को लेके, हमारा फोकस ये संपत्ति में डोमेस्टिक सिक्लिकल्स के ऊपर है और हमें लगता है एक मिक्स ऑफ डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में शायद दाव लगाया जा सकता है। एक हुआ कैपिटल गुड स्ट्रोक इंफ्रा स्पेस, जहां में हमें लगता है कंपनीज लाइक केईसी इंटरनेशनल या सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे दिवाली पिक्स में हमने इंक्लूड किए हैं, अच्छे करने चाहिए। ऑर्डर बुक्स काफी ठीक ठाक है और स्टॉक लाइक केईसी एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर रहे हैं एंड इनफैक्ट दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। टीएनडी सेगमेंट जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है उनके लिए, पावर सेक्टर इटसेल्फ इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज टेलविंड अगले कुछ वर्षों के लिए। सिविल वर्क्स में है, मेट्रो के ट्रैक लेइंग में है, डिफेंस में है, वाटर ट्रीटमेंट में है। तो आप जहां कहें केईसी का एक प्रेजेंस है और मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि नंबर्स को लेके स्पेसिफिकली टॉप लाइन, एबिटा और बॉटम लाइन ग्रोथ काफी तगड़ी हो सकती है। दूसरा स्पीयर ऑब्वियसली है बैंक्स को लेके। जहां तक बैंक्स का सवाल रहा है, हमें लगता है आई थिंक काफी ठीक ठाक नंबर रहे हैं। इफ यू प्रोबेबली जस्ट एक्सक्लूड इंडसइंड और कोटक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, काफी बैंक्स ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है।
और करूर वैश्य बैंक विद इन द मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें लगता है ठीक ठाक प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स काफी तगड़े थे। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है आने कई तिमाही होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स से प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, ये एक हमारी मिड कैप स्पेशलिटी केमिकल की पिक रहेगी। जो हम फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम्स यूज करते हैं, इसमें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और इनकी जो इंग्रेडिएंट जाते हैं, इसमें आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इज वेल। तो थोड़ी डिवर्स पिक्स है, बट हमें लगता है डोमेस्टिक प्लेस विल डू वेल दिस। चलिए तो ये इस समय मयूरेश की तरफ से कुछ पिक्स। अब एक काम करते हैं, बीएसई चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ देर पहले हमने रमेश दमानी जी से वहाँ बात की थी, यतिन पहुँच गए हैं वहाँ पर। और देखिए दिवाली की कल्चर तो बीएसई से ही है, जो मुहूर्त ट्रेड की कल्चर है कितने सालों से चली आ रही है। यतिन, क्या मूड माहौल, कुछ बातचीत हुई किसी से, कोई आपको दिखाई दिया वहाँ पर बड़े फेसेस में दमानी सर के अलावा? अनुज, दिवाली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और अगर हम मार्केट्स की बात करें, बीएसई की बात करें, तो ये वो ट्रेडिंग रिंग है जहां से ऐतिहासिक लक्ष्मी पूजन होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे ब्रोकर मेंबर्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, केआर चोकसी से लेके बहुत सारे दिग्गज, रमेश दमानी जैसे बहुत बड़े ब्रोकर्स, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ब्रोकर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। और अगर हम मूड माहौल की बात करें तो हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट तो डैम्पन हुआ ही है। जैसे रमेश दमानी जी कह भी रहे थे कि अर्निंग्स के वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है शेयर्स पे। लेकिन एक जो मैं बातचीत कर रहा था इतने सारे ब्रोकर मेंबर से, तो एक चीज़ बहुत खुल के उन्होंने बताई है कि जो मिड कैप में आपने इतने सालों से रैली देखी है, पिछले 2-3 साल बहुत बढ़िया रहे मिड कैप के, शायद उस टाइप का आपको मोमेंटम ना मिले मार्केट्स में। और थोड़ा बहुत जो आज मुहूर्त की ट्रेड में ये लोग जो शेयर्स भी खरीद रहे हैं, थोड़े बहुत लार्ज कैप साइड पे ही खरीद रहे हैं, बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं। तो आज जो फ्लेवर है बाजार का, वो थोड़ा लार्ज कैप बड़ी कंपनियों की तरफ आपको झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉलर मिड कैप से थोड़ा परहेज कर रहे हैं लोग। बट हाँ, मूड माहौल ठीक है। और आज जिस हिसाब से मार्केट है, 1-2 दिनों से थोड़ा बहुत बाउंस भी हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन आपको ब्रोकर मेंबर्स के मुंह पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ है मिड स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ। बिल्कुल ठीक, प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ है फॉर द टाइम बीइंग लार्ज कैप्स की तरफ। और ये आवाज़ पे पिछले कुछ महीनों से चर्चा हो रही थी। लास्ट क्वार्टर में आपको कंफर्ट लार्ज कैप, मतलब मूव करना है लार्ज कैप में, वो आपके लिए सेफ्टी के मार्केट है, पॉकेट है। अब तो टाइम हो गया, हम तो कब से इसी बात जो आप ब्रोकर्स कह रहे हैं वो तो अपन चर्चा कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप में अभी भी थोड़ी सी और करेक्शन ड्यू है आशीष। मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। और इंडेक्स लेवल पे भले ही 7-8% गिरे हम, स्टॉक लेवल पे ऐसी धुलाई हुई है कई स्टॉक्स की जो वापस नहीं आएंगे। कई स्टॉक्स तो आधे हो गए हैं, वोडाफोन आइडिया फॉर एग्जांपल, ऐसे कई स्टॉक्स हैं तो जो अपने हाई से आधे हो गए। तो वहाँ वो चले भी इस तरीके से थे ना। अब कोई स्टॉक, अब जैसे 400 का स्टॉक 4000 हो गया, वो 4000 का 2000 पर भी आ गया तो भी 5 बैगर है वो। 50% टॉप से करके अगर आपने टॉप पे लिया तो दिक्कत है आपकी, लेकिन अगर टॉप पे नहीं लिया है तो फिर ठीक है। मतलब ये मार्केट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन यतिन, शुक्रिया आज हमारे साथ बीएसई से जुड़ने के लिए लाइव, और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। मार्केट में लेकिन अभी के लिए तो मूड माहौल अच्छा। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, वो जॉब्स डेटा आया जो उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इस समय मार्केट जॉब्स डेटा आना था सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले हफ्ते फेड की बैठक होनी है, उससे पहले जॉब्स रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी। खैर, खराब ग्लोबल संकेत तो हमने रिएक्ट नहीं करा। बढ़िया मुहूर्त का सेशन प्ले आउट हुआ, 0.5% मजबूती के साथ अब तक डटे खड़े हुए हैं भारतीय बाजार। मिड कैप्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। गाबा सर, एक स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जरा चार्ट्स देखो आप, बहुत सॉलिड इसके बिक्री के सेल्स के जो नंबर्स आए। मैं क्विकली रन थ्रू करा देता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेल्स साल दर साल 20% अक्टूबर में, और ट्रैक्टर सेल्स 30% बढ़ी। मतलब सबसे गजब का नंबर था ये। कावा सर, चार्ट्स पे कैसा पोजीशन? देखिए, ऐसा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 2700 ये एक जोन है, यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है और वहीं से एक सपोर्ट मिला है उसके आसपास। आज ट्रेड कर रहा है 2809 पर, और जैसे गिरावट हुई है 3200 से 2700, यहाँ पर लगता है यहीं से एक अपूर्ण मिलना चाहिए। पहला टेक्निकल टारगेट मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3000 का होगा, और एक बार 3000 चला गया तो हम कहते हैं करेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि अब वो बेस बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से लेने की जगह अच्छी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लेना चाहिए। ज्यादा में क्या आप होल्ड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, लेकिन ठीक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी। फार्मास्यूटिकल्स
पिछले कुछ दिनों से सरप्राइजिंगली प्रेशर सारे के सारा फार्मा स्टॉक्स पे। चंदन, डॉक्टर रेड्डीज के थ्रू या जनरली फार्मास्यूटिकल्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है? कुछ मुनाफा वसूली का अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। चंदन नहीं है, मानस से जाना जाए। मानस, आपका क्या व्यू बन रहा है? तो देखिए, डॉक्टर रेड्डीज की जहां तक बात है, यहाँ पर आज फिर से देखिए एक गैप अप देखने को मिला। वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से कम 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का इंतजार करना है। तो 1295 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करनी है, अदरवाइज शायद अगर ये 1255 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में कम से कम 1200 रुपए तक के टारगेट आपको डॉक्टर रेड्डीज दिखा सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अमीषा वोरा जी के पास, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रभुदास लीलाधर ग्रुप। अमीषा जी, शुभ दीपावली। बहुत शानदार संवत रहा पिछला एक महीना अगर इंक्लूड कर लें, उसके बावजूद इस संवत पर अब आपका क्या व्यू होगा? आपको भी खूब खूब दीपावली की शुभकामनाएं और नए साल की भी, और सभी दर्शकों को भी बहुत सी शुभकामनाएं। आपने और सभी दर्शकों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि थोड़ा अर्निंग्स में स्लो डाउन है, वैल्यूएशंस हाई है, एंड इसीलिए मार्केट थोड़ा करेक्शन जोन में है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मार्केट में पैसा तो बनेगा, बट पैसा थोड़ा सिलेक्टिवली बनेगा। मार्केट की ब्रेथ कम हो जाएगी, और मार्केट में पैसा बनाने के साथ थोड़ा पैसा संभालने के मोड में आना पड़ेगा। एंड इसीलिए फोकस लार्ज कैप, क्वालिटी और लिक्विड स्टॉक्स पे लाना पड़ेगा। लार्ज कैप, लिक्विड स्टॉक्स और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करके फायदा नहीं होगा, ब्रेथ रिड्यूस होगी, आपको सिलेक्टिव होना है। अमीषा मैम, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये कोविड टाइम्स के बाद से ये पिछला एक महीना पहला ऐसा होगा कि प्राइस वाइज, टाइम वाइज इस तरह का सरदर्द हम लोग झेल रहे हैं, हम नए नए रिटेल वाले। ऑफ लेट कुछ ऑब्जर्व करा आपने? पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है, या फिर क्योंकि अभी तक यही एक जान बना हुआ था बाजार की, सबको अब्जॉर्ब कर रहे थे हम लोग, सबकी सेलिंग को, लग रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ठंडा पड़ेगा, या इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? ऐसे कोई घबराने की जरूरत है नहीं? तो इट इज टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, क्योंकि इसके पहले जो भी करेक्शन आया तो इतना जल्दी रिकवर हो गया कि अभी तक वही मोड में मेरे हिसाब से रिटेल है कि ये करेक्शन भी बहुत शैलो होगा। शैलो करेक्शन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसा कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है लास्ट 3 साल में कि जब भी अर्निंग्स ग्रोथ पे कहीं पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो, जब मार्केट बहुत चला हुआ। तो मुझे लगता है कि इफ नथिंग टाइम वाइज तो कंसोलिडेशन फेज विल कंटिन्यू, एंड थोड़ी हमारी पेशेंस चेक हो जाएगी। अब हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी जुड़े हैं। हमेशा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत, शुभ दीपावली आपको भी। गुरमीत, बताइए इस साल की शुरुआत में कौन कौन सी थीम्स आपके हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगी? अनुज साहब, आपको, सारे दर्शकों को, आप मरुआ ट्रेड वाले दिन मीडिया के लोग मेहनत करते हैं, मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा, और होप करूंगा कि अगली दिवाली थोड़ी लंबी हो। तो क्योंकि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दियो की बात कर रहे हैं, तो मैं एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन को लेके अनुज बहुत बुलिश हूँ। हमने पहले भी चर्चा की है। तो एक जो NEP आया है, जो पूरा पावर का वैल्यू चेन है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैं बहुत बहुत इसको लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए पावर जनरेशन में, आप देखिए NTPC अकेला करीबन अगले 2 साल में 40-45 गीगावाट थर्मल ऐड करेगा, और उनका 2030-31 का लक्ष्य है 60 गीगावाट रिन्यूएबल ऐड करने। तो जनरेशन में आपको 14-15% कैगर की ग्रोथ दिखेगी। आप 11 रुपए का EPS था कोविड में NTPC का, आज 22 रुपए है। Q1 के जो नतीजे आए उसमें 5 रुपए प्लस आ गया है, तो लगभग 23-24 EPS इस साल का होगा। वैल्यूएशन रीजनेबल है। टाटा पावर आप देखिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्विपमेंट में। 2027 में वो रेवेन्यू को डबल करने की बात कर रही है, 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ प्लस की बात कर रही है, एबिट को डबल करने की बात कर रही है।
इसके अलावा आप देखिए जो ट्रांसमिशन खर्चा है वो करीबन 4-4.5 लाख करोड़ का है अगले 4-5 साल में। उसमें जो सर्किट किलोमीटर है, सब स्टेशंस है, HVDC टेक्नोलॉजी है जिससे आप हायर एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो काफी पैसा बनने वाला है। इसके अलावा एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है क्लीन एनर्जी का लेके, तो उसमें आप बायो एनर्जी में हमें प्राज पसंद है और बहुत सारे नाम इसमें पसंद है। दूसरा एक स्पेस जो इससे रिलेटेड है वो रिसाइकलिंग है। हम इतना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन और हम डिप्लीट कर रहे हैं, पर हम उनको रिसाइकलिंग कम कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखें तो 35 लाख करोड़ की है, इंडिया उसका 1% भी नहीं। आप प्लास्टिक्स की बात करिए, हम आप जाके रिसाइकलिंग शुरू करिए, रिसाइकिल प्लास्टिक्स आप देखिए करीबन 600-700 करोड़ बॉटल्स रिसाइकलिंग करनी है हमें हर साल की प्लास्टिक मैनेजमेंट करने के लिए। तो हमें उसमें गणेशा इकोस्फेयर पसंद है, मेरी आपसे चर्चा हुई थी तब से स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। वाटर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे पॉपुलेशन 18% है वर्ल्ड की और वाटर हमारे पास सिर्फ 4% है। तो वाटर का डिसैलिनेशन, वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी थीम है। हमारा सीवर नेटवर्क मेट्रोज में ही सिर्फ 30%, टियर 2 में तो अभी आया ही नहीं। और लास्ट स्पेस जो मुझे अच्छी लगती है वो डिजिटल स्पेस अच्छी लगती है, जो न्यू एज कंपनीज हैं जिनका वेटेज धीरे धीरे बढ़े। तो इन 3-4 थीम्स पे इस संवत में हम पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट करेक्शन ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दी है। न्यू एज कंपनीज मतलब गुरमीत, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। न्यू एज कंपनीज मतलब कौन सी आपके रडार पे हैं? तो हमें जोमेटो अच्छा लगता है। आशीष, आप देखिए पिछले क्वार्टर अगर आप देखेंगे फूड डिलीवरी तो 20% बढ़ा ही है उनका जीओवी। ब्लिंकिट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर आप अभी देखेंगे तो वो 2000 करोड़ के रन रेट पे है महीने के, क्वार्टर का 6000 करोड़ करते हैं और टोटल इंडस्ट्री अभी इंडिया में सिर्फ $13 बिलियन। ये नंबर अकेला एक कंपनी करेगी साल भर के अंदर। पिछले क्वार्टर करीबन 150 स्टोर ऐड किए उन्होंने। अभी आप देखिए ग्रॉस ऑर्डर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 600 रुपये पहुंच गई है। फेस्टिव सीजन में ये और जंप हुआ है, सब कुछ सोल्ड आउट था क्योंकि हाई वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इंप्रूव होगा। फूड डिलीवरी में ऑलरेडी टेक रेट बहुत अच्छा है, 21-22% का है। तो मुझे लगता है एक बार आप जब प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो उसकी यूज केसेस बढ़ जाते हैं। अभी वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप निकाल रहे हैं जिसमें वो टिकटिंग और डाइनिंग आउट जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है उसको अलग से सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं ताकि उसमें और फोकस आए। तो ये हमें पसंद है। और पीबी फिनटेक बहुत पसंद है। आप देखिए 93% ऑनलाइन इंश्योरेंस जो इंडिया में बिक रही है वो पॉलिसी बाजार के थ्रू हो रही है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और एचडीएफसी अर्गो पहले उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, अब वो भी आ गए हैं। मतलब प्लेटफॉर्म की इतनी पावर है और पैसा बाजार अब एबिटा पॉजिटिव हो गया है। 16% जिनका क्रेडिट स्कोर ऊपर है, जो लेंडिंग क्रेडिट स्कोर हम बोलते हैं सिविल स्कोर है, वो कस्टमर्स की लीड पैसा बाजार से जनरेट होती है, प्लस वो आगे और पिवट करना चाहते हैं। और भी कुछ न्यू एज बिजनेस है। हमने ये देखा है आशीष की इंडिया यूएस को ना 15-20 साल के लैग से फॉलो करता है। तो आप S&P 500 देखेंगे 2008 के करेक्शन से पहले तो फाइनेंशियल्स वहां पे 33 से 35%। आज निफ्टी में फाइनेंशियल्स 33 से 35% है और तब टेक्नोलॉजी था वो 12-14% था। आज निफ्टी में टेक्नोलॉजी 12-13% है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का वेटेज है, डिजिटल का वेटेज है, ये बढ़ने वाला है अगले 5-10 साल में। उसी इम्पैक्ट है क्योंकि ऑनलाइन कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे। ओके अमीषा मैम, आप किन थीम्स पर बैक कर रही हैं इस साल, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया दे दें तो और भी बढ़िया। सो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा क्वालिटी और डिफेंसिव टिल्ट अगर देना है एंड साथ में ही अर्निंग्स ग्रोथ पे भी फोकस रखना है तो फ्यू फार्मा नेम्स विल बी रियली गुड, जहां पर हमें बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखेगी। दे आर स्टिल नॉट ओवरबोट नॉर ओवर वैल्यूड। तो उसमें सिप्ला है, दिविज है, लुपिन, ये तीनों में ये बार अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और मुझे लगता है कि BFSI सेगमेंट भी देखना चाहिए, बट वेरी थोड़े डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ कोर्स ICICI बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है, जबकि पोर्टफोलियो क्वालिटी भी मेंटेन्ड है, कॉस्ट भी इंटेक्ट है। तो डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल भी अगर एक साल में कहीं पर अनलीश होता है तो निम मेंटेन रहेंगे। तो ICICI बैंक अच्छा लग रहा है, पर साथ ही में इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट को भी रखना चाहिए। इसलिए HDFC इंश्योरेंस एंड निपॉन एसेट मैनेजमेंट, ये दो नाम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रखिए इन स्टॉक्स को अमीषा मैम की तरफ से। वैसे भी कह रही थी थोड़ा सा ब्रेथ नए संवत में रिड्यूस हो रही होगी, कम स्टॉक्स
बेहतर कर रहे होंगे, तो आपको चाहिए होगा कुछ चुनिंदा बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स पे दाव लगाएं। क्वालिटी और डिफेंसिव्स का तड़का ऐड कर सकते हैं। ये वो की आइडियाज़ हैं। गुरमीत, पता है हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑटोज़ ने अच्छा करा पिछले साल, आईटी ने अच्छा करा, पर उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉकेट थी, लग्जरी कंजम्पशन, जिसने गजब कर दिया पिछले संवत में। क्या वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू करेगी? उसमें रिलेटेड कोई स्टॉक्स पे आप दाव लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? हम हमारे एक स्टॉक था उसमें पोर्टफोलियो में जिसमें हमें काफी बेनिफिट मिला, ईथॉस, जो कि वॉच मेकर है। थोड़ा सा हमने देखा है कि कंजम्पशन बास्केट चेंज हो रहा है, और जो न्यू जनरेशन है वो ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा खर्च कर रही है और एसेट्स पे थोड़ा कम खर्च कर रही है। तो उसको एक थोड़ा हमें नज़र में रख के करना पड़ेगा। तो मेरा मेरा ट्रैवल पे व्यू बहुत अच्छा है, तो मुझे होटल स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। इंडियन होटल्स मुझे अभी भी अच्छा लगता है। हमारे पास एक अफ्लुएंट मिड सेगमेंट में लेमन ट्री है, पोर्टफोलियो बीच में काफ़ी अच्छा करा था, अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट एसेट लाइट मॉडल हो। एयरलाइन में मुझे लगता है कि इंडिगो के नतीजे थोड़े से खराब आए, प्लस एक ओवरहैंग था गंगवार जी के स्टेट का, वो दूर हुआ है। बिजनेस क्लास लॉन्च कर रहे हैं, नए नए रूट्स लॉन्च कर रहे हैं, पीक, और ये भी फेस्टिव सीजन है, तो ये फ्यूल के प्राइसेस नीचे हैं, तो सारे वेरिएबल्स जो हैं फेवर के हैं। तो मैं ट्रैवल को एक तरीके से, मैं लग्जरी नहीं बोलूंगा, अफ्लुएंट थीम मानता हूँ। और थोड़ा सा मेरा मेरा जो फोकस है वो रूरल कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आशीष, आप देखिए, आपने मैरिको की कमेंट्री देखी हो, उन्होंने रूरल अपटेक की बात करी। मारुति के आप नंबर देखिए, रूरल अच्छा किया, अर्बन थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। आप अभी जो महिंद्रा के नतीजे आए अक्टूबर के, जो ऑटो अपडेट आया, उसमें आप ट्रैक्टर का नंबर देखिए, क्रॉप बहुत अच्छा रहा है। मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ, मेरे होम टाउन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाजारों में रौनक है, थोड़ा सा मार्केट में अपटेक है, अर्ली साइन है, फिंगर्स क्रॉस करूंगा। बट थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल रिकवरी शायद ये साल की थीम बड़ी होने वाली है। और स्टेट इलेक्शंस पूरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, जो उन्होंने नहीं किया शुरू के 4 महीने। सारे वेरिएबल्स, मानसून हो गया, क्रॉप हो गया, कैश ट्रांसफर स्कीम्स हो गई, डिमांड अपटेक, सब रूरल रिकवरी के फेवर में जा रहा है। ओके। अच्छा गुरमीत, इस अर्निंग सीजन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए क्या? आगे भी, और अभी तो 15 दिन बाकी हैं अर्निंग सीजन में, कुछ और एक्सीडेंट्स का रिस्क रहेगा? अनुज, मेरे से सॉरी, मैं मिस कर गया। मैं कह रहा हूँ इस अर्निंग सीजन में 2-3 एक्सीडेंट्स देखे हमने। इंडसइंड बैंक का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बजाज ऑटो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और बड़े बड़े स्टॉक्स थे ये, हेवेल्स। क्या आगे भी आपको लग रहा है अगले 15 दिन में और रिस्क हैं इसके? अनुज, हो सकता है, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस था वो मुझे लगता नहीं कोई इतना रीड कर पाया, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन पोर्टफोलियो रहा है और माइक्रो फाइनेंस रहा है। देखिए, पूना वाला ने अपफ्रंट की बैड न्यूज, बहुत बड़ा राइट ऑफ लिया अपने नंबर में। स्टॉक क्रैश हुआ था, 250 के लेवल पे आया था। बाद में जब उन्होंने कमेंट्री दी, उसने, क्योंकि नई लीडरशिप टीम है, अरविंद कपिल है, एक्स एचडीएफसी है, और वो डिजिटल से अब फिजिटल मॉडल जाना चाहते हैं, तो ओपेक्स भी बढ़ रहा है, ब्रांचेस भी खुल रही हैं। मिस्टर बुकाडा थे, उनका पूरा फोकस डिजिटल पे था। तो कुछ एक एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल्स में, ऐसा मेरा मानना है, और कुछ अच्छे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए, फेडरल बैंक के नतीजे बहुत अच्छे आए इसी स्पेस में, आईसीआईसीआई के नतीजे जो है काफी अच्छे आए इसी स्पेस में, इंडसइंड के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए। तो फाइनेंशियल में मुझे लगता है थोड़ा सा, जिनका अनसिक्योर्ड लोन है उस वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ एक स्ट्रेस शायद रह सकता है, कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ माइक्रो फाइनेंस में, कुछ एनबीएफसीज में, और थोड़ा सा जो एफएमसीजी कंपनीज है, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने रिच हैं कि बाजार कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी प्राइस इन करेगा, जैसे अच्छी न्यूज भी प्राइस इन कर रहा था, क्योंकि वहां पे ग्रोथ जो है शिफ्ट हो रही है, और मैंने जैसा बोला, कंजम्पशन बास्केट शिफ्ट हो रहा है, तो वहां उस पॉकेट से जो है हमें थोड़ा सा फोकस रहना है। तो मैं स्टेपल से दूर रहूंगा, लेकिन जैसा मैंने बोला, जहाँ पे हमें अपटिक दिख रहा है, वहां पे आपको थोड़ा सा पहले पोजीशन करना पड़ेगा। जैसे ऑटो है, आप महिंद्रा के नंबर्स देखिए, और थार रॉक्स और एक्सयूवी का जो नया मॉडल था उनका 3XO, उससे उनका रन रेट बढ़ा है, और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ी है, और यूवी में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन होंगे इन पॉकेट्स में, तो कुछ अच्छे स्टॉक पिक्स भी मिलेंगे। थोड़ी मशक्कत लगेगी, बट मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है ये एक्सीडेंट और ये करेक्शन। अमीशा मैम, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठाया भी था वो सवाल, ये एफआईएस के आउटफ्लोज, अब वो ठीक है कि इतना बड़ा पाई है, उसमें से कुछ मुनाफा वसूली कर रहे होंगे, पर उनकी याद आती है हम लोग को, पिछले साल लौट के ही नहीं आए, पूरा साल निकल गया, बिकवाली कंटिन्यूड रही, और मुनाफा वसूली हो रही होगी तो कुछ कंसर्न्स होंगे, लग रहा होगा वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत ऊपर है, इसलिए मुनाफा बांध लो, जो भी रीजंस हो।
एक तो एफआई के मैसिव आउटफ्लोज के पीछे रीजन क्या, जाते जाते हमने चाइना जोड़ दिया कि हो सकता है यहां से वहां पैसा जा रहा हो, बात अलग है, लेकिन वो पूरा बिकवाली कंटिन्यूड रही। इस तरह के आउटफ्लोज क्यों एफआई की तरफ से हमेशा मैम, और आपकी तो बातचीत होती रहती होगी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कब लौटेंगे? आई विश मैं भी प्रेडिक्ट कर लूं, पर एक तो है कि एफआई का सेलिंग इज अ रियलिटी। जो हमने ये जो अक्टूबर में देखा और उसकी जो साइज एंड इंटेंसिटी थी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम के बाद इतना बड़ा फिगर एफआई का नेगेटिव देखा है। अब उसमें बहुत सारी चीज हम जोड़ सकते हैं, हमारा एमएससीआई प्रीमियम, हमारा वैल्यूएशन प्रीमियम, चाइना कंपटीशन, जो भी जोड़ ले। पर एक बात है कि ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बहुत ही जो बड़ा ग्रोथ आ गया इंडिया मार्केट में, और इंडिया मार्केट आज की तारीख में इतनी लिक्विड है कि कोई एग्जिट कर सकता है, तो बहुत ही लंबा बड़ा सेलिंग आया है। बट मेरे ख्याल से वो अभी हमारे बिहाइंड है कि इतना बड़ा 4 महीना तो कोई सेल नहीं कर पाएगा। बट इसके आगे जो कंपटीशन है सेकेंडरी मार्केट, वो प्राइमरी मार्केट से है, क्योंकि उसमें भी बहुत इश्यूज आर लाइंड अप। तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से बहुत कंपटीशन करेगी और लोगों का पैसा बढ़ता चला जाएगा। वो दोनों चीज साथ में एक्ट करेगी, वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है। ओके, चलिए इस नोट पर अमीषा मैम, गुरमीत जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। आप दोनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। कुछ देर पहले अपन लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे, अब चला जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, और वहाँ पे हमारी सहयोगी कंचन इस समय एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान साहब के साथ मौजूद। कंचन, ओवर टू यू। कंचन, आवाज आ रही है? यहाँ का माहौल जो है वो काफी ज्यादा शानदार है। दिवाली की जो वाइब है वो हर किसी के चेहरों पे साफ दिख रही है, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक और चीज, कल से गुजरातियों का एक नया साल शुरू होने वाला है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आवाज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और एनएससी की तरफ से दिवाली की शुभेच्छा, और आने वाला संवत और भी बेहतरीन हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जी सर, इस साल हमने देखा कि बाजार ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। अगले संवत तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार किस नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है? एक तरह से देखें तो पिछले संवत में निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीब 25% का रिटर्न दिया, जबकि पिछला एक महीना उतना अच्छा नहीं रहा। और जो एनएससी 500 इंडेक्स है उसने करीब 30% का रिटर्न्स दिया है। तो मुझे लग रहा है कि पिछला संवत था बहुत अच्छा रहा, अगला संवत और भी बेहतर हो सकता है। जो अमेरिका में एक तरह से असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है, जो कांटे की टक्कर है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाले थे उसकी वजह बढ़ रहे हैं। तो उसी की वजह से जो एफआईआईज ने पैसे वापस निकाले हैं पिछले एक महीने में, तो उसी का एक ये संदेह है कि ये आगे जाके क्या होगा। और स्वाभाविक है कि जो वॉर की परिस्थिति बनी हुई है थोड़े देशों में, तो उसको भी कैसे निराकरण होगा। लेकिन भारत की जो परिस्थिति है उसके आप नजर रखते हो तो एक तरह से विश्व में कहीं इतना ग्रोथ आज देखने नहीं मिल रहा है। और उसके बावजूद जो पिछला एक क्वार्टर रहा Q2, उसमें बारिश के चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर काम में थोड़ी एक घट हुई थी। अगले 2 क्वार्टर में मुझे लग रहा है वो घट को पूरी करते हैं। तो जो 30% पे आज डेफिसिट चल रहा है सरकार का, इसका मतलब है कि 70% से उनको ये 6 महीने में खर्चा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो जो करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ रेट, उससे भी बेहतर ग्रोथ रेट अगले 6 महीने में आपको देखने मिलेगा। जी, तो ये तो बात हुई ओवरऑल मार्केट की। इस टाइम पे अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो आने वाले टाइम में हमें कौन सा सेक्टर है जहां पे एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है? भारत में आपने देखा होगा पिछले 30 सालों से एक तरह से सर्विसेज के एरिया में भारत ने एक दबदबा बनाया हुआ है, और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरह से भारत में आ रहा है। आपने देखा होगा आईफोन का भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आगे जाके भी बढ़ेगा। और उसी
तरह से जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह भी काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि भारत का उसका जो बाहरी चीजों को देख करके हम देखते हैं। तो ओके, चलिए, ये है एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान साहब। तो दोनों जगहों का फेस्टिव फर्वर आपको दिखा दिया हमने, दोनों एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई, जहां पे इस समय मुहूर्त सेशन अंडरवे। 2 मिनट का बचा है। मानस, ओएनजीसी अच्छे मूव्स दिखा रहा है। आपने बहुत ब्यूटीफुली राइड करा रखा है ओएनजीसी का स्टॉक, कैसा प्लेस नजर आता है? अब सारा डिपेंडेंट है क्रूड पे, और एक चीज है, यूएस इलेक्शंस तक कहा जा रहा था क्रूड सबड्यूड है। हो सकता है, ये बात सही है कि यूएस इलेक्शंस के बाद क्रूड अपनी चाल बदल दे। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट्स पे अब ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, क्योंकि स्टॉक अब हाई टॉप हाई बॉटम इंटरडे चार्ट पे बना रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से 280 या 282 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 268 का स्टॉप लॉस है। भोपाल में फेस्टिव मूड कैसा है? शॉपिंग वॉपिंग गए थे, भीड़ बहुत थी क्या? जी, भीड़ तो थी, बहुत ही थी, और दिन में निपटा लेना ज्यादा बेटर था। शाम को ना कहीं पार्किंग मिलती थी ना हर जगह, मतलब रश बहुत था। मेरे लिए क्या लिया? वो आपको तब पता चलेगा जब आप आएंगे विजिट पे। हमारे नहीं ना, चीटिंग करते हैं हर बार। मयूरेश, आज पूजा हुई, कल कर ली? नहीं, अभी करनी है सर, 10 मिनट में। ओह, अच्छा, तो आप पहन गए हुए हो क्या? नहीं, मैं इधर ही विले पार्ले में ही हूँ। चलिए भाई, आप तीनों का जुड़ने के लिए, पूरा ये मुहूर्त सेशन हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको हैप्पी दीपावली। अब मंडे को होगी आप लोगों से मुलाकात। मार्केट्स ठीक है, ये जनरली ऐसे ही होता है मुहूर्त के सेशन के दिन। बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत, थोड़े से इनिशियल गेन्स, फिर हम ठंडा पड़ता है ऊपर से गिव अवे करते हैं। आज एक समय मेरे ख्याल से 165 अंक तक की मजबूती मैंने निफ्टी पे देखी थी। वो 165 अंक वाला करीब 90 पिच बुरा नहीं रहा, क्योंकि आज वैसे आमतौर पे कई बार मुहूर्त सेशन में इन रेड स्लिप हो जाते हैं। आज ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा हुआ था, जो हैंडओवर हमें मिला था उस लिहाज से सेशन बढ़िया रहा। 1/3% से ज्यादा की मजबूती 24,300 पर, प्रोविजनल क्लोज आपकी स्क्रीन पे, और ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस। मिड कैप्स 2/3% उछाल। ब्रेड शुरुआती जो थी वैसी रोबस्ट नहीं रही, लेकिन 5:1 का रेशियो, एक गिरने वाले के सामने 5 स्टॉक ऐसे थे जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। एक्सपर्ट्स, अच्छा, सेक्टोरल जो रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सिर्फ एक आईटी फ्लैट, बाकी हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन बंद करने होने में कामयाब। और आईटी फ्लैट भी बुरा नहीं है, क्योंकि यूएस में नैस्डैक में अच्छा खासा दबाव था। उनके यहाँ कुछ आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनीज के नंबर्स गड़बड़ाए थे। तो एक रब ऑफ के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए आप, पस्त है, बाकी हर सेक्टोरल पॉकेट मजबूत। और शायद इस मुहूर्त सेशन के दौरान इतने प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स और बहुत ब्यूटीफुली आपको नेविगेट कर दिया है, बता दिया है कैसे नए संवत 2081 की हमें तैयारी करनी है, किस तरह के स्टॉक्स हमें रडार पे रखने हैं। इस नोट पर आज की स्पेशल प्रोग्रामिंग को समेटा जाए। सीएनबीसी आवाज पे न्यूज़ कवरेज शो के बाद भी कंटिन्यू करेगा। आप ग्लूड रहें, और अपनी मुलाकात होगी अब मंडे 6:57 पर सुबह मॉर्निंग कॉल में। नमस्कार और फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको।